देखा कि आपकी जे एडवांस में पेटेंट रही थी जिससे आपको IIT इजीली मिल सकता था। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने IIT छोड़ के बिट्स पिलाने को चूज़ किया। सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है हेमंत मैंने ये करी। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे रात को 11 बजे नहीं सो रहे और पूरी रात भर बाहर घूम रहे हैं, वो तो गंदे बच्चे हैं, उनसे तो बात ही नहीं करनी। मतलब मैं गलती नहीं बोलूँगा, बट आई वुड से कि अगर मुझे वापस मौका मिले फर्स्ट ईयर में जाने का, तो मैं इस चीज़ का अलग से स्पेशली ध्यान रखूँगा। तो भैया अगर डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर करना हो बिगिनर टू एडवांस में, मतलब कि एक अच्छे लेवल से प्लेसमेंट अच्छा लेने तक, तो किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है? उसमें से भी जो मैंने सेकंड नंबर की बोली पांडास, हर जगह वो यूज़ होती है। अगर आपको वो आ गई तो आप डेटा एनालिस्ट या आप डेटा साइंटिस्ट बोल सकते हो, क्योंकि वो ही हर जगह यूज़ होती है। जिनको कोडिंग में नहीं जानना हो, जैसे PHP डेवलपमेंट वगैरह इन सब में ना जानना हो, तो प्लेसमेंट के लिए और क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? और होता क्या है यूट्यूब पे कि अगर आप प्लेसमेंट वाली कोडिंग नहीं करा रहे ना तो व्यूज़ नहीं मिलते। क्योंकि तो मेरा प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2021 में, तो वो मुझे याद है जो लास्ट कोडिंग टेस्ट दिया था मैंने, नहीं हुआ उसको। तो जब ऐसी सिचुएशन आ गई थी तो मैंने फिर थोड़ा ऑफ कैंपस भी देखना स्टार्ट करा, लिंक्डइन वगैरह पे। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरा उस दिन एंड में था इंटरव्यू, तो 15 बच्चों में से बिल्कुल 15 नंबर पे मेरा इंटरव्यू था। शाम को 4 बजे हुआ, मेरा फाउंडर्स ऑफिस का रोल था, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था 26 के पैकेज में। डार्क साइड क्या क्या है जो सेल्स इंडस्ट्री है इसमें? प्रेशर रहता है, डेफिनेटली रहता है कि हमें टारगेट्स मीट करने हैं, मंथली टारगेट्स, क्वार्टरली टारगेट्स। अगर कोडिंग नहीं करी तो अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा। तो क्वेश्चनिंग हम जितने अच्छे से करेंगे, हमारे बिलीव्स को, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उस चीज़ को, उतनी क्लैरिटी आएगी और उतने ही सही डायरेक्शन हम लोग। तो आप एक्टिविटी कम करते हो तो कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स हैं वो कम रिलीज हो रहे हैं और उसके कारण आपकी चीज़ें याद नहीं रहती। तो ये 3 एडवाइस हैं। नंबर 1, हेलो, वेलकम भैया। थैंक यू हेमंत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया। तुम बताओ, तुम कैसे हो, कैसा चल रहा है सब? मैं बढ़िया हूँ भैया, सब बढ़िया चल रहा है। नाइस। मैंने आपका जॉब स्टॉक पर आपकी जर्नी देखी जे वाली, तो वो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी सो मच। तो वहीं से मैंने आपके कॉन्टेस्ट लेके आपको कांटेक्ट किया था कि डायमंड सर्विसों पर भी आपकी ये जर्नी और आपने क्या क्या स्ट्रगल फेस किए और कैसे आप करंट में जो वर्क करें वहाँ तक पहुँचे। तो उसके रिगार्डिंग आज अपन एक पॉडकास्ट रख रहे हैं जिसमें आपको बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू यार मुझे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं फिर। तो भैया आप सबसे पहले अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए, जो आप अभी नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए। जो लोग मुझे नहीं जानते, अगर मैं उनको बिल्कुल संक्षिप्त में बताऊं कि कौन है अंबुज सक्सेना। मैं कोटा से बिलोंग करता हूं। मैंने अपनी स्कूलिंग 12th तक कोटा में ही करी। उसके बाद मैं बिट्स पिलानी गया अपनी इंजीनियरिंग करने। बिट्स पिलानी से मैंने फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी फ्रॉम 2018 टू 2022। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक हैं। मतलब जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, मैं किसी से 1 to 1 भी बात नहीं कर पाता था। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो मुझे लगा कि इस पे काम करना पड़ेगा। तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा जिस पे मैं बिट्स पिलाने से रिलेटेड कंटेंट, बिट्स एड जेई से रिलेटेड कंटेंट डाला करता था। तो फर्स्ट ईयर में वो स्टार्ट हुआ, वो साथ साथ में चल रहा था, साथ साथ में मैं बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था। फास्ट फॉरवर्ड करें तो 2022 में मैंने ग्रेजुएटेड, तो आई जॉइंड अ स्टार्टअप बेस्ड इन गुड़गांव। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा था। उस टाइम पे मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। तो फिर मैंने गुड़गांव में 5-6 महीने काम करा एंड करेंटली आई एम बेस्ड इन बैंगलोर में यहाँ पर एक स्टार्टअप है, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया। यूट्यूब चैनल थोड़ा सा अभी बंद सा ही पड़ा है, थोड़ा डॉर्मेंट स्टेज पे है, उस पर काफ़ी महीनों से नहीं आई वीडियो। बट हाँ, मेरा है प्लान अभी 1-2 महीने में शायद वापस से कुछ स्टार्ट करें हम लोग, कुछ नया कंटेंट मिलेगा लोगों को। यूट्यूब में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और टाइम से ज़्यादा माइंड स्पेस बहुत कंज्यूम करता है यूट्यूब कि क्या कंटेंट बनाए, फिर उसकी एडिटिंग हो गई, फिर उसमें व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, टाइटल, थंबनेल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बाकी चीज़ें अफेक्ट हो रही थी। तो उस कारण फिर मैंने बीच में थोड़ा सा टेम्प्रेरी होल्ड पे डाल दिया था। तो हाँ, ये मेरी जर्नी है। आई होप दिस मस्ट हैव क्लैरिफाइड। इससे रिलेटेड कोई चीज़ हो तो बताओ, कुछ और जानना चाहते हो तो। आपने जब जे की जर्नी स्टार्ट करी थी तो आपने कौन कौन से स्ट्रगल्स को फेस किया था जो नॉर्मली जे जर्नी के अंदर एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है? और कई लोग ऐसे होते हैं कि आजकल डे बाई डे अपन देखे तो कोटा के अंदर या फिर आउटसाइड में नॉर्मली जे के बच्चे हुए या फिर नीट के एस्पिरेंट्स हुए तो कोई ना कोई आज सुसाइड करते ही जा रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा सुसाइड्स हुई है। तो वो अपने इस स्ट्रेस को कैसे बीट करे
और जेई के एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं, अपने आप को कैसे ओवरकम करें स्ट्रेस। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है हेमंत। तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मेरी जेई की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, उसकी भी बहुत लंबी कहानी है, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करता श्योर श्योर। हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि मैं कोटा में ही बिल्कुल, बॉर्न अप बिल्कुल। हुआ हूँ, कोटा में ही मेरा जन्म हुआ, वहीं से मेरी स्कूलिंग वगैरह हुई। तो जब मैं 7th क्लास में था, 2012 की बात है, मैं 12 साल का था, जैसे ही मैं 7th क्लास में आया, मैंने पापा को जाके बोला कि पापा मुझे रेजोनेंस ज्वाइन करना है। तो पापा बोले कि अच्छा। IIT जेई की अभी से तैयारी क्यों करनी है, 11th 12th में करते हैं सब लोग, तो जो बाहर से बच्चे आते हैं वो भी 11th 12th में आते हैं, तो 7th क्लास से करने का क्या फ़ायदा। सही बट बात उस है। टाइम मेरे माइंड में ये था कि मुझे पता ही नहीं था IIT क्या होता है। हमारे स्कूल में ओलंपियाड्स होते थे और मेरे साथ के जितने बच्चे थे वो सब ओलंपियाड्स अच्छा देते थे। अच्छा। और मुझे ये समझ में आया था कि जो बच्चे कोचिंग जाते हैं उनको एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सब चीज़ नहीं मिलती। तो अगर मैं कोचिंग जाऊंगा तो ओलंपियाड्स में मेरी अच्छी रैंक आएगी, मेडल वेडल मिलेगा और अप्रिसिएशन मिलेगी बेसिकली। तो मैंने 7th क्लास में कोचिंग ज्वाइन कर लिया। ऐसे 7th 8th 9th 10th में कोचिंग में रहा, बहुत सारे ओलंपियाड्स दिए। और क्योंकि कम बच्चे रहते हैं कोचिंग में उस टाइम, पता भी लोगों को कम होता है कि ओलंपियाड्स होते हैं अलग अलग टाइप के, तो मतलब डिसेंट स्कोर आ रहा है, डिसेंट रैंक आ रही है। उस सब से क्या होता है ना, और इन जनरल भी मैंने देखा है काफ़ी बच्चों के साथ होता है जो बाहर से आते हैं, स्पेशली फॉर एग्जांपल कोई बच्चा किसी Tier 2 Tier 3 सिटी से आया जो अपने स्कूल का टॉपर रहा है, हम सब में एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि सही मैं बात अभी है। तक फर्स्ट आया हूँ। बिल्कुल। वो बच्चा 10th क्लास करके आया, 15-16 साल का होगा, वो अपने पिछले 10 से 12 साल के स्कूलिंग में अगर टॉप 5 में भी रहा है हमेशा, तो हम एक एक्सपेक्टेशन के साथ में आते हैं कि हमारा अभी भी सेम स्कोर आएगा, अभी भी हमारा सेम परफॉर्मेंस होगा, सेम रिजल्ट आएगा, हम अगर पढ़ाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। बट 11th क्लास में आने के बाद सबसे बड़ा शौक ही पहले ये लगता है कि 11th क्लास का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। हम जिस तरीके से अभी तक पढ़ते आए होते हैं, जी। अगर हम सेम चीज़ अप्लाई करें 11th में, सही बात है। तो बहुत चांस है कि वो वर्क नहीं करेगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना, जिस तरीके से मैं पढ़ता आया था अभी तक, उस चीज़ को चेंज करना। और उसको चेंज करने में मुझे आई गेस 7 to 8 मंथ्स लग गए। मतलब 11th आधा कंप्लीट हो गया था, तब जाके टाइम लग मुझे जाता है समझ में आना स्टार्ट हुआ कि अच्छा ऐसे नहीं पढ़ना है। क्योंकि जनरली 10th तक क्या रहता है कि एग्जैक्टली टाइम लग जाता है, और 10th तक क्या होता है ना, बहुत बेसिक बेसिक लेवल पे होती हैं चीज़ें। कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स में अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है भी सही, तो बस डेफिनेशन दे रखी हैं, फॉर्मूला दे दिया, सॉल्व एग्जांपल्स हो गया खत्म। बट जब आप 11th में आओगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, तो उसमें पूरा चैप्टर है उसके बारे में, और उसका एप्लीकेशन आपको आगे वाले चैप्टर्स में भी हर जगह मिलेगा। तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और ये स्टार्टिंग में हमें बात समझ में आती नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि अभी तक जैसे पढ़ते आए हैं, फॉर्मूला याद करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, एंड ऑफ चैप्टर जो 10-15 क्वेश्चन है वो कर लेंगे तो हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। बट वैसे नहीं होता। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि पढ़ना कैसे है, ये तरीका सीखना। और सबके लिए अलग होता है। ये हो सकता है मुझे लगे कि मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ तो मेरा रिजल्ट आता है, किसी और के लिए वो काम ना करे। तो हमें अपना खुद का तरीका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से पढ़ूँ, मैं किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बदलूँ जिससे मेरे अच्छे नंबर आए, जिससे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है आई गेस, कि जब आप 10th से 11th में मूव करते हो तो हमें थोड़ी एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मल रखना चाहिए। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जैसा अभी तक हमारा परफॉर्मेंस था वैसा ही रहेगा। रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में थोड़ा सा अफेक्ट होता ही है। उसका ये भी रीज़न रहता है कि एकदम से आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आए हो, इतने सारे बच्चे हैं, इतना अगर आप किसी कोचिंग में हो तो जनरली वो भी थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाते हैं। तो आई गेस ये एक मेजर चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। वो सब बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं, बट आयरॉनिकली कोई भी बच्चा उनकी स्पीड को मैच नहीं कर पाता। आई गेस बहुत कम बच्चे मैच कर पाते होंगे इसकी स्पीड। तो आई गेस ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज, हम लोग को अवेयरनेस नहीं होती। मुझे भी बिल्कुल नहीं थी। अब तो चलो फिर भी यूट्यूब है तो हमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या बताया जाता है कि अगर आपके 90% आ रहे हैं, 92% आ रहे हैं, 95% आ रहे हैं, आपका बहुत अच्छा स्कोर है, दैट्स अ ग्रेट स्कोर। बट IIT जेई में अगर आपको एक अच्छा IIT में जाना है, लेट्स से आपको टॉप 5 IIT में जाना है, सो यू ओनली नीड 50%। ये बात एटलीस्ट मेरे टाइम पे तो हार्डली 1 या 2% बच्चों को पता होगी जो कि जेई की कोचिंग करने आए थे 11th क्लास में। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ब्रांचेस क्या होते हैं IIT में। तो इतनी ज़्यादा जब अनअवेयरनेस है तो आप 60-70% लाकर भी उदास ही रहोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं 90 नहीं ला रहा। मैं 10 तक तो 95 लाता था, अभी मेरे 70 आ रहे हैं। बट अगर आप कंसिस्टेंटली वो 70 भी लाते रहो,
राइट, वो कंपैरिजन रहता है, और अगर आप वो कंसिस्टेंटली 70 भी लाते रहो ना तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आई गेस मेन चैलेंजेस यही थे कि एक तो अवेयरनेस नहीं थी और दूसरा एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, जिसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। ऑलमोस्ट पूरा 11th ही लग गया ऐसे समझ लो, और काफ़ी लोगों के साथ ही रहती है प्रॉब्लम। बट हाँ, ये चीज़ जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। और जैसे भाई अपने स्ट्रेस को कैसे बीट करें डे बाय डे, जब किसी के मार्क्स कम होते हैं या फिर कोई कंपैरिजन होता रहता है दूसरे से, उसको कैसे कम करें ताकि अपनी जो प्रिपरेशन है वो एक स्मूथ वे में चलती रहे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हिम्मत, मुझे एक चीज़ बताओ। इमेजिन करते हैं, ठीक है, कि आपको एक रेस भागनी है जो कि है 1000 मीटर्स यानी 1 किलोमीटर्स की, और आपको पता है कि अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, लेट्स से आपके स्कूल में कंपटीशन है, पिछले साल का जो रेस का विनर था उसने वो 1000 मीटर्स कंप्लीट करे थे, मान लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है। तो अगर आप 2 मिनट के अंदर वो 1000 मीटर्स की रेस कंप्लीट कर लोगे तो आप विनर हो ऑलमोस्ट, क्योंकि वो पिछले बार का टॉपर था और उसका रिकॉर्ड है। उससे ज़्यादा तेज कोई कर पाए उसकी चांस बहुत कम है, राइट। तो अगर आप अपना पूरा फोकस अपने गोल पे बना के रखोगे और अपनी कैपेबिलिटी पे बना के रखोगे, आप ये देखोगे कि आज हो सकता है मुझे 5 मिनट लग रहे हैं 1000 मीटर्स करने में, मेरा लक्ष्य है 2 मिनट में करना है। तो अगर मेरा पूरा फोकस इस पे है कि मैं 5 मिनट को 2 मिनट कैसे कर सकता हूँ, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं 5 से 2 पे नहीं जा पा रहा हूँ, अगर मुझे किसी की हेल्प लेनी है तो किसकी हेल्प ले सकता हूँ, अगर पूरा फोकस वहाँ रहेगा तो कंपैरिजन वगैरह बीच में आएगा ही नहीं, ठीक है। कंपैरिजन की प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे माइंड में क्लियर नहीं होता कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा फ्रेंड है, उसके मुझसे ज़्यादा नंबर है, तो अब इसको अब हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम ये देख सकते हैं कि यार उसके मुझसे ज़्यादा नंबर आए जबकि उसने मुझसे कम पढ़ाई करी थी, ये सोच के हम परेशान हो सकते हैं, हम लोग स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं। दूसरा तरीका है कि मैंने मेरे गोल को फोकस पे रखा हुआ है, मेरा गोल है मुझे आईटी में सेलेक्ट होना है, अगर उसके कम पढ़ के मुझसे ज़्यादा नंबर आए तो मैं उससे ये भी तो पूछ सकता हूँ कि यार तूने ऐसा क्या करा, मुझे भी बता, ताकि मैं भी वो अप्लाई अगर कर दूंगा तो मेरे भी आ जाएंगे नंबर। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल उसको हराना नहीं है, मेरा गोल है कि मुझे आईआईटी में सिलेक्शन करवाना है, अगर वो मेरा गोल है। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल तो यही है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है मेरा गोल हो कि इस टेस्ट में ज़्यादा नंबर लाने हैं या मुझे इससे ज़्यादा अच्छी रैंक लानी है, वो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं और वो अच्छे भी हैं क्योंकि वो आपको इंकरेज करेंगे। बट लॉन्ग टर्म गोल पर अगर हम विजन बना के रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें स्ट्रेस नहीं होगा। तो आई गेस स्ट्रेस का, जैसा आपने बोला, बिल्कुल सही बात बोली कि कंपैरिजन एक बहुत मेजर रीज़न होता है, बट अगर हम उस कंपैरिजन से सीख लें तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इसलिए जब मैंने आपका वो बायो देखा यूट्यूब चैनल का, तो मैंने देखा कि आपकी जे एडवांस में पेटेंट रैंक थी जिससे आपको आईआईटी इजीली मिल सकता था। तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने आईआईटी छोड़ के बिट्स पिलाने क्यों चूज किया? बिल्कुल ही मैं, तो इसके 2 प्राइमरी रीजंस थे। पहला रीज़न, और मतलब पहला रीज़न तो थोड़ा सा स्टूपिड सा ही था, मतलब शायद उस टाइम मैं अगर अभी देखता हूँ तो थोड़ा स्टूपिड लगता है। दूसरा रीज़न काफ़ी वैलिड है, तो मैं दोनों के ऊपर बात करता हूँ ब्रीफली। तो मेरे एक सीनियर हुआ करते थे हेमंत, उनका नाम है सशक्त त्रिपाठी। अच्छा। मैं उनको बहुत एडमायर करता था। वो रेजोनेंस में थे 11th-12th मेरे स्कूल से ही थे, और रेजोनेंस के वो टॉपर थे। मतलब शायद हार्डली कोई ऐसा टेस्ट होता होगा जब वो रेजोनेंस के स्टार बैच में होते हुए भी टॉप 5 या टॉप 10 में नहीं आए। अच्छा। और वो बिल्कुल, मतलब उनका प्रॉपर डिसिप्लिन वाला रूटीन रहेगा कि सुबह उठ के पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, शाम को पढ़ना है। दिन में 2 बार वो बैठते थे, 3-3 घंटे का पेपर भी सॉल्व करते थे, मतलब बिल्कुल परफेक्ट रूटीन रहता था। और मैं उनको इतना एडमायर करता था कि जब मैं पढ़ने बैठता था तो मेरे साइड में एक पेपर रखा रहता था, ब्लैंक पेपर। अच्छा। उस पर उनका नाम लिखा रहता था सशक्त, कि बस मुझे वो दिख जाए तो उसी से मैं मोटिवेट हो जाऊँ। अच्छा। तो मैं उनको बहुत एडमायर करता था। और बाकी सारी टीचर्स का मानना था कि इनके ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर में आई जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और उनसे कभी भी कुछ भी बात कर लो, ईरोडो के क्वेश्चन दे दो, बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जब उनका जे एडवांस हुआ 2017 में, तो उनकी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ थी, और 2017 में अगर आपको पता हो तो कुछ मतलब कोर्ट केस भी हुआ था, क्योंकि 17 क्वेश्चंस बोनस कर दिए थे एनटीए ने ड्यू टू सम रीजन। तो जिन लोगों ने वो अटेम्प्ट करे उनको फायदा नहीं मिला। हाँ, तो उसके कारण उनकी रैंक थोड़ी पीछे आई। मतलब आप मानो उनकी रैंक आई गेस एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, बट 1100 के आसपास आई, विच इज स्टिल अ ग्रेट रैंक। उनको आईआईटी बॉम्बे वगैरह आराम से मिल जाता।
बट ही केम टू बिट्स पिलानी विद कंप्यूटर साइंस। ओह। तो जब मेरा 2018 में पेपर हुआ, मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा उनका क्या रीज़न था बिट्स जाने का। मेरा जो पूरा काउंसलिंग का प्रेफरेंस जो हम भरते हैं वो मैंने उन्हीं से भरवाई, बिटसाइट की भी और जोसा की भी। तो जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे समझ में आया कि बिट्स की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टैंड आउट करती हैं एज कम्पेयर टू आई। जैसे 0% अटेंडेंस है, जैसे स्टार्टअप कल्चर है, उसके अलावा जैसे सशक्त भाई ने मुझे बताया कि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन जो होता है वो बिट्स में बहुत अच्छे लेवल पे होता है। बहुत सपोर्टिव सीनियर्स रहते हैं और आपको कुछ भी करना है तो आपको एनकरेजमेंट मिलेगा। ग्रेट। तो उनसे क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत इंस्पायर रहता था, वो पिलानी में थे, कंप्यूटर साइंस में थे, उस टाइम उन्होंने अपना एक स्टार्टअप भी चालू कर रखा था। तो वो मेरा एक ट्रिगर पॉइंट था कि यार बिट्स जा सकते हैं। मैं श्योर नहीं था क्योंकि मुझे जोसा में भी आईआईटी रूट की खड़गपुर वगैरह मिल रहा था, तो मैं श्योर नहीं था, बट दैट वाज द प्लांटिंग ऑफ अ सीड। एक उन्होंने बीज बो दिया, ऐसा कह सकते हो कि हाँ बिट्स कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा रीजन कि मेरे पापा के जो प्रोफेसर थे, मेरे पापा ने सिविल इंजीनियरिंग करी है, उनके जो प्रोफेसर थे वो बिट्स पिलानी से थे। अच्छा। तो जब हम उनके पास भी गए उनसे बात करने, उनके पास हम इसलिए गए क्योंकि उन्होंने बीटेक बिट्स पिलानी से करा था, एमटेक और पीएचडी उन्होंने आईआईटी कानपुर से करा था। तो हम उनका ओपिनियन लेने गए कि बिट्स और आईआईटी दोनों मिल रहा है, तो सर आप बताइए कि बेटर क्या रहे, क्योंकि आपने दोनों जगह से पढ़ाई करी हुई है। बिल्कुल। तो उन्होंने हमें, हेमंत, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रिप्लाई दिया कि अगर आपको एकेडमिकली आगे बढ़ना है, एकेडमिक्स में आगे जाना है, उसी में आपको अपना करियर बनाना है, तो बिना कुछ सोचे आईआईटी चल जाओ, क्योंकि आईआईटी से बेटर आपको एकेडमिक रिसर्च कल्चर कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में। बट अगर आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, अगर आपको एकेडमिक्स के अलावा जो चीज़ें होती हैं उसमें जाना है, उनको एक्सप्लोर करना है, तो अगेन बिना कुछ सोचे समझे बिट्स पिलानी चल जाओ, क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ से ज़्यादा अच्छा कल्चर कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में। और उस टाइम तक मुझे थोड़ा समझ में आ रहा था कि यार मेरी कम्युनिकेशंस वगैरह उतनी अच्छी नहीं है, और मैं क्योंकि 7th क्लास से कोचिंग जा रहा था तो मैंने अपना ऑलमोस्ट पूरा टाइम पढ़ाई को ही दिया था। सो आई थॉट कि ये दोनों रीज़न काफ़ी सफिशिएंट है कि सशक्त भैया भी हैं वहाँ पे और मेरा ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बिट्स में हो जाएगा। सो इन दो कारणों से मैंने बिट्स में जाने का डिसीजन लिया। भैया मैंने आपके और ओलंपियाड के बारे में देखा, तो आपने ओलंपियाड के अंदर काफ़ी अच्छे रैंक से अचीव कर रखी है, तो थोड़ा आप ओलंपियाड के बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज दे दीजिए। कौन कौन सा ओलंपियाड का आपने अचीवमेंट हासिल की है और उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। ओके, तो हमारे टाइम पे मुझे आज का आइडिया नहीं है कि किस टाइप के ओलंपियाड्स होते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज कराती हैं इनको। अच्छा। हमारे टाइम पे मेजरली 1-2 टाइप के ही होते थे। एक, अगर आपने एसओएफ का नाम सुना हो, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, उनके काफ़ी ओलंपियाड्स होते थे, नेशनल साइंस ओलंपियाड, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, नेशनल साइबर ओलंपियाड, तो ये सब मैंने दिए हैं। फिर उसके अलावा NSTSC, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता था, एक यूनिफाइड साइबर ओलंपियाड होता था जो यूनिफाइड काउंसिल कराते हैं, तो ये सारे मैंने एग्जाम्स दिए हैं। फिर उसके अलावा NTSC जो होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, अब तो बंद हो गया शायद 2-1 साल पहले, बट पहले वो होता था और सिर्फ 10th क्लास में आप उसको दे सकते हो, और एवरी ईयर अराउंड 2500 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते थे वो, जो स्कॉलरशिप पे रहते थे जब तक भी आप अपना एकेडमिक्स कर रहे हो, यानी जब तक भी आप बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, आपको स्कॉलरशिप मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो मैंने क्लियर करा था, वो 2 स्टेज का था, तो मैं NTSC स्कॉलर हूँ। फिर उसके अलावा यही सारे जो मैंने बताया एसओएफ के एग्जाम्स वगैरह, ये सब देते रहते थे। और मेन स्ट्रैटेजी तो आई गेस ये रहती थी कि आप अपनी NCERT अच्छे से पढ़ लो, और इनकी डेडिकेटेड हैंडबुक्स आती थी जिसमें हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते थे, 25-30 क्वेश्चंस, तो उस पूरी हैंडबुक को अच्छे से याद कर लो तो मोस्टली उसमें हो जाता। मतलब बेसिकली वही कि आपके अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, NCERT आती है और उनकी हैंडबुक कर ली, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। फिर अगर आपको और डेप्थ में जाना है तो डेफिनेटली फिर डेडिकेटेड बुक्स कर सकते हैं कि HC वर्मा कर ली, RD शर्मा कर ली, डेफिनेटली उससे प्रैक्टिस भी होगी तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। तो यही थी स्ट्रैटेजी। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्स नहीं होते थे, बिल्कुल बेसिक लेवल ही टच होता था मोस्टली। जो बंदा ओलंपियाड्स दे के आ रहा है तो उसके लिए कितनी चीज़ें कि ईजी रह सकती हैं और कितनी थोड़ी टफ पड़ सकती हैं। ओके, तो हेमंत, जो बच्चा ओलंपियाड्स देते हुए आ रहा है उसको बस एक चीज़ में बेनिफिट मिलेगा, वो है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। क्योंकि इन सब ओलंपियाड्स में क्या होता है, 50 से 100 क्वेश्चंस के बीच में आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा एग्जाम हम ले रहे हैं। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जो होती है कि आप आगे से स्टार्ट करोगे, पीछे से स्टार्ट करोगे, टाइम कैसे मैनेज करना है,
वो एक ओलंपियाड जिस बच्चे ने दे रखे हैं उसका स्ट्रांग रहेगा। जो बच्चा 11th क्लास में पहली बार आया है, जिसको कोई ओलंपियाड का एक्सपोजर नहीं है, उसको थोड़ा सा टाइम रहेगा ये चीज़ सीखने में। बट अगेन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप 3-4 एग्जाम दे भी दोगे 11th क्लास में आके, तो वो आप सीख सकते हो। तो आई गेस बस यही मेन डिफरेंस है कि जो ओलंपियाड देकर आया है उसको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में ईजी रहेगी बस, और बाकी ऐसा कुछ मेन फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने जे की बातें अभी हो गई है, अभी हम चलते हैं आपके कॉलेज के ऊपर। तो ठीक है। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर बिट्स पिलाने में एडमिशन लिया, तो उसके बाद हाँ। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने कौन सी गलतियाँ आपने ऐसी करी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, और जो नए बंदे जो फर्स्ट ईयर में एंट्री करते हैं उनके लिए क्या सही डिसीजन रहेगा, क्या रोल रहेगा? सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है हेमंत मैंने ये करी, मैं ना बहुत रिजिड थिंकिंग लेके गया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने बांध रखी थी कि यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे रात को 11 बजे नहीं सो रहे और और पूरी रात भर बाहर घूम रहे हैं, वो तो गंदे बच्चे हैं, उनसे तो बात ही नहीं करनी है। अच्छा अच्छा। जो बच्चा रोज क्लास जा रहा है, आगे बैठ रहा है, होमवर्क कर रहा है, वो अच्छा तो बच्चा अच्छा है। उनको वैसा बनना है और उन्हीं बच्चों से दोस्ती करना है। तो ऐसे बहुत सारी आप बोल सकते हो भ्रांतियां थी मेरे दिमाग में। तो उससे क्या होता था ना कि मैं लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता था बहुत ज्यादा। अब हो सकता है किसी क्लब के रिक्रूटमेंट के लिए रात को 12 बजे बुलाया है, मैं तो 11 बजे सो गया। अच्छा। तो फिर कैसे चलेगा काम, है ना? तो ऐसे काफी सारी चीजें थी जो मुझे धीरे धीरे समझ में आई। तो जैसे मेरा रूममेट जो था फर्स्ट ईयर में, वो दिल्ली से था और वो मेरा बिल्कुल ऑपोजिट था। मैं रात को 10-10:30 बजे सो जाऊंगा और वो निकलेगा रात को रूम से बाहर 10:30-11 बजे। मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, वो 6 बजे आएगा, वो 6 बजे सोएगा। मतलब आपका और उनका डे और नाइट अलग टाइम था, समझ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो हमारी सेम सीजीपीए आई। तो मैंने बोला यार ये कैसे हो सकता है, मैं तो सब चीज सही कर रहा हूँ और ये तो सब चीज गलत कर रहा है, जो कि मेरी डेफिनेशन थी सही और गलत थी उसके हिसाब से। तो फिर मैंने जब धीरे धीरे चीज़ों को क्वेश्चन करना स्टार्ट करा, समझना स्टार्ट करा, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ऐसा सही गलत नहीं है। हो सकता है किसी के लिए कुछ चीज़ काम करे, किसी के लिए कुछ चीज़ काम करे। तो नंबर 1 लर्निंग तो मेरी यही थी कि बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना। कोई और बंदा अगर किसी चीज़ को किसी दूसरे तरीके से कर रहा है, तो रादर देन जजिंग हिम कि यार ये सही कर रहा है गलत कर रहा है, आप उससे बात कर सकते हो, आप उससे कुछ सीख सकते हो सकता है उसकी कंडीशंस अलग हो, उसका पर्सपेक्टिव अलग हो, वो आपको एक अलग नज़रिया दे। बिल्कुल। तो एक चीज़ मैंने ये सीखी। दूसरी चीज़, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था जब मैं कॉलेज में गया। इनफैक्ट पूरे 4 साल में काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट ही रहा। तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करी फर्स्ट ईयर में, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा क्लब्स वगैरह में नहीं था। इनफैक्ट मैं किसी भी क्लब में नहीं था फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में मैंने एक क्लब ज्वाइन किया था। तो मेरे ख्याल से ये भी एक गलती थी। मतलब मैं गलती नहीं बोलूँगा, बट आई वुड से कि अगर मुझे वापस मौका मिले फर्स्ट ईयर में जाने का, तो मैं इस चीज़ का अलग से स्पेशली ध्यान रखूँगा कि मैं एटलीस्ट रोज़ एक नए बंदे से मिल रहा हूँ, चाहे वो मेरा बैचमेट है, चाहे वो मेरा सीनियर है। एक ही जने का टारगेट बनाओ। एक ही जने से अगर आप रोज मिलते रहोगे, मतलब एक नए जने से आप रोज मिलते रहोगे, तो भी एक पूरे साल के अंदर आपकी नेटवर्किंग बहुत हो जाएगी, काफ़ी नई चीज़ें आप सीखोगे। क्लब्स डिपार्टमेंट्स में एंटर करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, कनेक्शन बनाना जरूरी। बिल्कुल। तो आई गेस ये सबसे बड़ी 2 गलतियाँ मैं बोलूँगा जो मैंने फर्स्ट ईयर में की। तो भैया आपने हमें पहले बताया कि बिट्स पिलाने में 0% अटेंडेंस रहता है, मतलब वहाँ पर क्लास में जाओ चाहे मत जाओ, उसका कोई वहाँ पर है नहीं कि भाई बैग लगने में या फिर कुछ और दिक्कत नहीं प्रोफेसर को? राइट राइट, नहीं है। तो उसमें ऐसा रहता है हेमंत कि 2 टाइप की क्लासेस होती हैं। एक तो लेक्चर्स होते हैं और एक प्रैक्टिकल्स होते हैं। अच्छा। तो लेक्चर्स में जाना जरूरी नहीं है, बट प्रैक्टिकल्स में आपको हर क्लास में जाना है। बट प्रैक्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी कमी होती है, हफ्ते में 1 क्लास होती है 2 घंटे की प्रैक्टिकल की, तो वो मैनेजेबल रहता है। बट लेक्चर्स में पूरा फ्रीडम है, आपको नहीं जाना मत जाओ, आपको जाना है जाओ। उसका आपके स्कोर से, आपके सीजीपीए से, बैक से कोई लेना देना नहीं। मतलब वहाँ पर टाइम काफ़ी मिल जाता है, अगर किसी को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी हो तो टाइम काफ़ी मिल जाता है। राइट राइट, बिल्कुल। हमारे यहाँ आईआईटी में तो 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। हाँ हाँ। इनफैक्ट बिट्स के अलावा आई डोंट थिंक कोई और कॉलेज है इंडिया में जिसमें 0% है। सब जगह 75 का है ही सब जगह कुछ कुछ जगह 80 का भी मैंने सुना है। कोडिंग के लिए भी प्रिपेयर किया होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ कॉलेज में आने के बाद मोस्टली बंदे कोडिंग के पीछे लग जाते हैं। मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे फील्ड को ट्राई करते हैं, बिजनेस को हुआ या फिर अपने पैशन को हुआ। ये मोस्टली तो ऐसा है कि कोडिंग के अंदर लगे हुए हैं, बिल्कुल जॉब के पीछे इस तरीके से। आपने भी ट्राई किया होगा कोडिंग करने की या फिर इस तरीके से कुछ?
तो मेरे साथ हेमंत एक्चुअली ये है, मतलब ये मेरी वीकनेस भी बोल सकते हो, कि मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि मुझसे ये चीज़ होगी या नहीं हो होगी, गया और नहीं। अगर मुझे पता चल गया कि नहीं होगी तो फिर मैं उस चीज़ को छोड़ देता हूँ, फिर मैं कर ही नहीं पाता। तो कोडिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने अपना 100% जब दे दिया, जब मैंने वो सब कुछ कर लिया जो मैं कर सकता था, तो मेरे को हो गया रियलाइज़ कि नहीं, इसमें अगर मैं अच्छा कर भी लूँगा ना, मतलब मुझे जॉब मिल भी गई, हाँ जी। तो भी मैं शायद उस लेवल तक ना पहुँच पाऊँ जिस लेवल तक कोई और पर्सन पहुँच पहुंच पाए, रहा है। क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था अंदर से वो करने में, और वो बहुत नेचुरली नहीं आ रही थी मुझे कोडिंग। मुझे बहुत एफर्ट लगा के वो चीज़ें सीखनी पड़ रही थी, बहुत एफर्ट लग रहा था चीज़ें सीखने में, जो कि बाकी लोग बहुत इजीली सीख रहे थे। तो मैंने हालांकि कोडिंग करी, बहुत टाइम दिया, एफर्ट दिया, बट मेरे को अराउंड थर्ड ईयर के आसपास समझ में आ गया था कि प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली जॉब में मैं इवन अगर चला भी गया, पहली बात तो जाना मुश्किल रहेगा बहुत, बट अगर मैं चला भी गया तो ग्रो करना बहुत मुश्किल है, और ग्रो कर भी लिया तो खुश रहना बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल। जब मुझे ये चीज़ समझ में आई तो फिर मैंने बाकी बाकी रास्ते एक्सप्लोर करने स्टार्ट करे। तो मैंने ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैंने करी, कि मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें ट्राई करी। मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, उसको सीखा, मैंने डेटा साइंस भी ट्राई करा, फिर मैंने कंसल्टिंग वगैरह के बारे में पढ़ा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें करी तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे रिलेटिवली ईजी लगती थी, जैसे जो डेटा एनालिसिस होता है जो हम एसक्यूएल में करते हैं, एमएस एक्सेल में करते हैं, उस समय मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, मज़ा आता था। तो जब ऐसी चीज़ें मैंने ट्राई करी तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि शायद से डेटा एनालिसिस या बिजनेस एनालिस्ट वाली रोल्स जो हैं वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे हो सकते हैं। हालांकि जब तक प्लेसमेंट आए तब तक, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज तो कोडिंग वाली आती है, तो उनके प्लेसमेंट राउंड्स में भी मैं बैठा हूँ उसमें। जैसे जियो आई थी हमारे टाइम पे, अच्छा। मीशो आई थी, इन सबके जो सॉफ्टवेयर वाले रोल्स थे, इनके सबके मैंने टेस्ट दिए हैं, और शायद एक दो में मेरा हो भी गया था। अच्छा। बट क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था भी नहीं, और जो नॉन टेक रोल्स बाकी आए हुए थे जिसमें मैं बैठ रहा था उसमें मेरा अच्छा चल रहा था, तो फिर फाइनली एक नॉन टेक प्रोफाइल वाली कंपनी में ही मैं आ गई। बट हाँ, अगर जहाँ तक ये बात है कि काफ़ी, जैसा आपने बोला रैट रेस चलती है, तो बिल्कुल रैट रेस चलती है, और इसका रीज़न भी काफ़ी वैलिड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपनीज अगर सॉफ्टवेयर में ही आ रही हैं और पैकेजेस भी अगर सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर में ही हैं, तो इट मेक्स सेंस कि सब लोग सॉफ्टवेयर की तैयारी करें। बट वहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हमें वो करने में मज़ा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है, फिर बहुत एफर्ट लग रहा है, या फिर वो टाइम दे रहे हैं लेकिन फिर भी उनसे हो नहीं रही कोडिंग। तो उससे बेटर है कि हम किसी और जगह टाइम दें जहाँ पर रिजल्ट्स आएँ। तो वो हमें थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, काफ़ी सही चीज़ बताई आपने। तो आपने टेट एनालिस्ट के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर किया था? हाँ हाँ, उसके लिए प्रिपरेशन करी थी। तो भैया अगर टेट एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर करना हो बिगिनर टू एडवांस, मतलब कि एक अच्छे लेवल से प्लेसमेंट अच्छा लेने तक, तो किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल। तो हेमंत, इसके दो पार्ट्स होते हैं। कोई भी आपके नॉन टेक रोल्स जो हैं, मैं ये भी डिफाइन कर दूंगा कि नॉन टेक हम कैसे, किस रोल को नॉन टेक बोलेंगे, किसको टेक बोलेंगे। तो किसी भी नॉन टेक की प्रिपरेशन के लिए हमें दो चीज़ें करनी होती हैं। पहले अब ये बात करते हैं कि नॉन टेक क्या होता है। तो जितने हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के रोल हैं, जिसमें प्राइमरीली दो रोल्स आ जाते हैं कॉलेज लेवल पे। एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिसको SDE1 बोलते हैं, और दूसरा कभी कभी SDET भी आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर टेस्टर। अच्छा। कि आपको टेस्ट करना है, आपको कोड नहीं लिखना होगा, बट ऑलरेडी रिटन कोड को आपको टेस्ट करना होगा। ये दो रोल प्राइमरीली हमारे टेक में आते हैं। इसके अलावा जितने भी रोल्स हैं, डेटा एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, सप्लाई चेन मैनेजर भी कुछ कंपनीज आती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस में, जितने भी रोल्स हैं वो सब हम नॉन टेक में। अब नॉन टेक की प्रिपरेशन करने के दो चीज़ें हमें करनी होती है। एक तो हमें हार्ड स्किल्स आनी चाहिए, जिसमें मेनली आ जाता है आपके टूल्स जो कि आप एनालिसिस में यूज़ करोगे। अच्छा। और दूसरा आपके सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें आपका बेसिकली बिजनेस एक्यूमेंट, कि आपको बिजनेस के बारे में कितनी नॉलेज है, आपको फंडामेंटल्स कितने अच्छे से आते हैं। कि अगर कोई रेवेन्यू बोल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू सेल्स से रिलेटेड है। अगर कोई प्रॉफिट बोल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये दो पार्ट्स हैं नॉन टेक की प्रिपरेशन की। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अच्छा। पहले बात करते हैं कि जो टूल्स हैं उसमें क्या क्या रिक्वायर हैं और हम कहाँ से सीख सकते हैं। तो सबसे पहला टूल जो आपको किसी भी नॉन टेक रोल में रिक्वायर होगा, एटलीस्ट उन नॉन टेक रोल्स में जो कि हमारे IITs, बिट्स और अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आती हैं कंपनी, उनमें तो सबसे पहला टूल है MS Excel। MS Excel बहुत बेसिक टूल है और बहुत पावरफुल टूल है। अगर आपको और कुछ टूल नहीं भी आता और MS Excel बहुत अच्छे से आता है तो भी आप सारा काम कर लो। तो MS Excel हमें बहुत अच्छे से
उसमें कुछ बहुत स्पेसिफिक फॉर्मूले होते हैं जो आपको हर जगह काम आएंगे। मैं एक प्लेलिस्ट की भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा जिससे मैंने प्रिपरेशन करी थी और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने उससे प्रिपरेशन करी। मे भी आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो MS एक्सेल है, उसमें कुछ कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ कुछ जैसे पिवट टेबल एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजिली हो जाती हैं। तो MS एक्सेल हमें सबसे पहले सीखना है। एक बार MS एक्सेल हो गया, उसके बाद सेकेंड चीज़ जो हमें सीखनी है वो है SQL। SQL बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि किसी भी डेटाबेस से डेटा फेच करने में और उस डेटा को चेंज करने में हमारी हेल्प करती है। SQL इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जैसे हमारी पाइथन एक लैंग्वेज है, जैसे जावा एक लैंग्वेज है, जैसे C++ एक लैंग्वेज है, वैसी SQL एक लैंग्वेज है। बट उसमें डिफरेंस क्या है कि जहाँ पे जावा, पाइथन, C++ से हम कोड लिखकर कुछ बिल्ड कर सकते हैं, हम वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, हम ऐप बिल्ड कर सकते हैं, हम कोई एल्गोरिथम बिल्ड कर सकते हैं। SQL का मेन यूज ये होता है कि अगर एक डेटा किसी जगह पर रखा हुआ है, एक्सेल शीट में वो डेटा हो सकता है, वो किसी और डेटाबेस में हो सकता है, कहीं पर भी स्टोर्ड है, तो उससे इंफॉर्मेशन रिट्रीव कैसे करनी है वो हम SQL के थ्रू बताते हैं कंप्यूटर को। कि अगर 1000 रो हैं और हमें शुरू की 10 रो चाहिए तो कंप्यूटर को हम जिस तरीके से बताएंगे उस लैंग्वेज को SQL कहते हैं। और बहुत ईजी है। सबसे अच्छी बात यही है SQL की कि उसका पूरा सिंटैक्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आप 3 से 4 घंटे में पूरा SQL कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ईजी लैंग्वेज है। अच्छा भैया, ठीक है, इसकी भी मैं एक लिंक दे दूंगा। आई डोंट नो वो चैनल है कि नहीं अभी, बट फिर भी मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, तो जो भी व्यूअर्स उनको देखना होगा तो वो देख सकते हैं। राइट। तो सबसे पहला हमारा एक्सेल हो गया, सेकंड SQL हो गया, थर्ड हमारा आता है पाइथन। अब पाइथन में टाइम लगेगा सीखने में क्योंकि उसमें लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं डेटा एनालिसिस की, थोड़ा सा सिंटैक्स रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू SQL और एक्सेल, तो उसमें हल्का सा टाइम लग सकता है। बट जितना ज़्यादा आप पाइथन करोगे आपको रियलाइज होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है पाइथन। जो चीज़ एक्सेल और SQL में करने में आपको शायद बहुत टाइम लगे या वो हो ही ना पाए, अच्छा, पाइथन में वो बहुत ईजिली हो जाती है। पाइथन में सीखने में कितना तो टाइम ये 3 चीज़ें हैं। देखो, सो पाइथन ऐसा है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि क्रिकेट खेलना सीखने में कितना टाइम लग सकता है, अच्छा, प्रैक्टिस है ना, तो इसका कुछ आंसर नहीं है। डिपेंड करता है। अगर आपको मोहल्ले में क्रिकेट खेलना है तो शायद आप 1 हफ्ते में सीख जाओ उस लेवल का क्रिकेट। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना है तो ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, नेशनल लेवल पे जाना है तो और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो पाइथन या फिर कोई भी लैंग्वेज है वो ऐसी ही है कि अगर आपको बिल्कुल बेसिक करना है तो आप 1 दिन में भी सीख सकते हो। 3-4 घंटे की प्लेलिस्ट देखिए, हो गया। बिल्कुल। आपको थोड़ा कुछ प्रोजेक्ट डेवलप करना है, उस लेवल तक सीखना है कि मैं अप्लाई कर पाऊँ, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको डेली 1-1, 2-2 सॉल्व करने हुए क्वेश्चंस हैकर रैंक से, इंटरव्यू बिट से, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको और अच्छा और ऊपर लेवल पे जाना है तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स करनी है, प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। तो इट इज़ कि आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपकी स्किल बेटर होती जाएगी। और अगर डेटा एनालिसिस की मैं बात करूँ तो पाइथन की कुछ 2 या 3 लाइब्रेरीज ही हैं जो कि मेन काम आती हैं। अच्छा, एक है numpy, एक है pandas और एक है matplotlib। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे पाइथन डेटा एनालिटिक्स डालोगे अपना आप ये 3 आती हैं सबसे टॉप में। उसमें से भी जो मैंने सेकंड नंबर की बोली pandas, हर जगह वो यूज होती है। अगर आपको वो आ गई तो आप डेटा एनालिस्ट के आप डेटा साइंटिस्ट बोल सकते हो खुद को, क्योंकि वो ही हर जगह यूज होती है। ग्रेट है, बहुत बढ़िया। तो अगर आपने ये तीनों चीजें कर ली, आपने एक्सेल कर लिया, आपने SQL कर लिया और आपने पाइथन कर लिया, और आप आराम से करो इसको। आप ऐसा टारगेट बना लो, अगर कोई फर्स्ट ईयर वाला बच्चा देख रहा है, सेकंड ईयर वाला बच्चा देख रहा है, आप अगर डेली 1 घंटा भी इन चीज़ों को दोगे तो आराम से आपके 3rd ईयर तक 4th ईयर तक आप बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे इन सब चीज़ों में। ये चीज़ें कर ली तो आपका जो टूल्स वाला पार्ट है, जो आपका टेक पार्ट है, जो कि एक डेटा एनालिस्ट को या बिजनेस एनालिस्ट को काम में आता है, वो आपको बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो दूसरा पार्ट है, जो बिजनेस वाला पार्ट, उसमें बेसिकली उसमें जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, जो प्लेसमेंट्स में आपसे पूछेंगे, वो होते हैं केस इंटरव्यू क्वेश्चंस। उसमें आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, एक ग्रोसरी स्टोर है बैंगलोर में जिसका मंथली रेवेन्यू है 5 लाख का। पिछले 2 महीने से सेल्स कम हो गई हैं और रेवेन्यू हो गया है 3 लाख, यानी 5 से 3 लाख पे आ गया रेवेन्यू। तो अब आप उसको 3 से वापस 5 पर कैसे लेकर जाओगे, वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ तरीके हैं। अगेन इसमें एक प्लेलिस्ट है, 15 वीडियोस हैं 1-1 घंटे की, वो आप देख लो, वो आप समझ में आ गई तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेते। तो यही दोनों चीज़ें हैं। इसके अलावा आप जितना ज़्यादा बिजनेसेस के बारे में जानोगे, आप अगर केस स्टडीज देख रहे हो तो आपको उतना ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। कि फॉर एग्जाम्पल आज कोई अगर 1st 2nd ईयर में है और वो 4th ईयर में एक नॉन टेक प्लेसमेंट को एम कर रहा है,
जिसमें बिजनेस एक्यूमेन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेक इट अ रूल कि मैं रोज किसी एक नए बिजनेस या किसी एक नए स्टार्टअप के बारे में पढ़ूंगा या फिर कोई वीडियो देखूंगा। अच्छा। कि लेट्स से मैं अगर कोई एक ऐसा ऐप है जो बहुत रेगुलरली यूज़ करता हूँ, लेट्स से अगर मैं जोमेटो बहुत रेगुलरली यूज़ करता हूँ, तो क्या मुझे पता है कि जोमेटो का बिजनेस मॉडल क्या है, वो किस किस सोर्स से रेवेन्यू कमाते हैं, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, नहीं है तो व्हाट आर द रीजंस जिससे यार वो प्रॉफिटेबल नहीं है, सबसे ज़्यादा खर्चा किस में होता है। जोमेटो का अभी रिसेंटली आईपीओ हुआ, तो आईपीओ क्या होता है, क्या हर कंपनी को आईपीओ कराना जरूरी है या बिना आईपीओ के भी चल जाए। तो जितने ज़्यादा आप डेप्थ में जाते जाओगे उतना ज़्यादा आपका एक्यूमेंट डेवलप होता जाएगा इन जनरल। बट इस सब का हो सकता है बहुत ज़्यादा रोल ना हो आपके प्लेसमेंट में, क्योंकि वहाँ पे तो जो मैंने आपको बोला 15 वीडियो की प्लेलिस्ट देखोगे तो हो जाएगा। बट एक बार आप कंपनी में जाओगे उसके बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आपको बेसिक बिजनेस की नॉलेज है तो ये दो पार्ट्स हैं। एक तो हमारे टूल्स हो गए एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, दूसरा हमारा बेसिक बिजनेस है। तो वे बहुत बहुत थैंक यू भैया, बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। जिनको कोडिंग में नहीं जाना हो, मतलब जैसे डीएसपी डेवलपमेंट वगैरह इन सब में ना जाना हो, तो प्लेसमेंट के लिए और क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ा सुना हुआ है कि कंसल्टिंग की कंपनी जाती जाती है, तो उन सब के लिए राइट, मतलब कोडिंग के पार्ट को छोड़ के और किस तरह से प्लेसमेंट ले सकते हैं और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ दे दीजिए। तो इसमें मैं दो चीज़ें कवर करना चाहूँगा। पहले तो इसी पे बात करते हैं कि अगर किसी को कोडिंग में नहीं जाना तो क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे मैंने नॉन टेक रोल्स बताया ना, उसमें भी बहुत स्पेसिफिक ऐसे रोल्स हैं जिसमें कोडिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। जैसा आपका अगर जैसा आपने बोला कंसल्टिंग, तो कंसल्टिंग एक रोल होगा। उसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजमेंट के जो रोल्स होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट एनालिस्ट, उसमें भी बहुत ना के बराबर ही होती है कोडिंग। अगर आपको कुछ टूल यूज़ करना भी होगा तो मोस्टली वो एक्सेल पे हो जाता है। अच्छा। तो ये सब रूल्स हैं। और अगेन इसका भी अगर आपको इसमें जाना है तो एक तो आपको बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप बिजनेस के स्टडीज जितनी पढ़ोगे, बिजनेसेस के बारे में आप पढ़ोगे उतना अच्छा होगा। दूसरा कुछ पर्टिकुलर टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को अगर प्रोडक्ट मैनेजर बनना है तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टूल्स होते हैं। अच्छा। कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ कम्युनिटीज़ हैं, आप उसका पार्ट हो सकते हो। ऑनलाइन भी कुछ कोर्सेज हैं जो आपको बेसिक बताते हैं कि एक प्रोडक्ट को कैसे देखा जाए। राइट। कि फॉर एग्जांपल जैसे आप आईआईटी से हो हिम्मत, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक ऐसा बच्चा जिसने सिर्फ 11th-12th में सीबीएसई की पढ़ाई करी है, कोचिंग उसने नहीं करी, जेईई की कोई पढ़ाई नहीं करी, अगर आप उसको कोई क्वेश्चन दोगे फिजिक्स का तो वो अलग तरीके से सोचेगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आप अलग तरीके से सोचोगे। आप शायद बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल तरीके से सोचोगे, वो शायद बहुत ज़्यादा फॉर्मूले के बेस पे सोचेगा। तो उसी तरीके से अगर एक प्रोडक्ट मैनेजर है जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी नॉलेज है, तो वो किसी भी ऐप को जब देखेगा तो वो एक अलग नज़रिए से देखेगा। वो ये सोचेगा कि यहाँ पर इन्होंने लॉगिन का बटन नीचे क्यों बनाया, ऊपर क्यों नहीं बनाया। मैं हो सकता है मैं प्रोडक्ट मैनेजर नहीं हूँ, मेरे दिमाग में थॉट भी ना आए। तो हमें वो माइंडसेट डेवलप करना होता है। अगर आप कंसल्टेंट हो तो आप हर एक बिजनेस प्रॉब्लम को एक अलग नज़रिए से देखते हो। तो वो जो माइंडसेट डेवलप करने वाली चीज़ है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। और वो डेवलप करने के लिए अगर आपके कॉलेज में क्लब्स वगैरह हो, जैसे हमारे बिट्स प्लान में कंसल्टिंग क्लब था, एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए क्लब्स था, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। वो नहीं है तो यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी कोर्सेज हैं और इन जनरल काफ़ी पेड कोर्सेज भी होते हैं, आप वो भी देख सकते हो। कुछ कम्युनिटीज़ हैं, फ्री कम्युनिटीज़ हैं, आप सर्च करोगे गूगल पे की कम्युनिटी फॉर प्रोडक्ट, तो आपको काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी। उनके ऑनलाइन फ्री इवेंट्स होते रहते हैं एवरी मंथ, एवरी वीक, तो आप जब वो अटेंड करोगे तो वहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो मेनली यही है कि नॉन टेक में कोई बहुत वेल रिटन पाथ नहीं है। जैसे कोडिंग में अपन को पता है कि आप डीएसए कर लो, उसमें भी डीएसए में भी कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं कि ट्री हो गया, आपका स्टैक हो गया, कुछ चीज़ें ही हैं, आप ये कर लोगे तो हो गया काम। बट नॉन टेक में क्योंकि हर बिजनेस की एक नई प्रॉब्लम है, तो आपको एक ओपन माइंड के साथ जाना पड़ता है और वहाँ पे जो आपका माइंडसेट है वो आपका सबसे बड़ा एक टूल की तरह काम आता है। तो आप जितना ज़्यादा खुद को उस इंडस्ट्री से कनेक्टेड रखोगे वही उसकी प्रिपरेशन है। बाकी जो टूल्स वूल्स हैं वो तो सीख ही जाते हैं टाइम के साथ। और टूल्स का तो ऐसा है कि आज आपने कोई टूल सीखा लेकिन 2 साल बाद कुछ नया टूल आ गया तो आपको फिर सीखना पड़ेगा। टूल्स पे तो बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मेन यहाँ पे माइंडसेट का ही खेल रहता है। और दूसरी चीज़ जो मुझे अभी याद आई, याद आ गई, मैं भूल जाता, तो कोडिंग हमें जिस तरीके से इंट्रोड्यूस कराई जाती है ना कॉलेज में, वो बहुत ही मुझे लगता है कि वो सही तरीका नहीं है।
कोडिंग को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है, कोडिंग को एक माध्यम की तरह बताया जाता है कि आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो उसका रास्ता कोडिंग है। बट कोडिंग असलियत में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अलग है इस चीज से। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप एक कंसल्टेंट हो और आपका कुछ काम नहीं है कोडिंग से रिलेटेड, कोई लेना देना ही नहीं है, आप कोडिंग का सी भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट ऐसे बहुत सारे आपके डेली के काम हो सकते हैं जो आप कोड करके ऑटोमेट कर लो। तो कोडिंग इज अ वे टू इम्प्रूव योर लाइफ, आपकी लाइफ को इजी बनाने का तरीका है कोडिंग, समझ रहे हो। हमें इस तरीके से कभी बताया ही नहीं गया शायद कॉलेज में, हमें हमेशा कोडिंग को प्लेसमेंट और अच्छे पैकेज से ही रिलेट करके बताया गया। तो हमारा माइंड एक बाइनरी उसमें चल जाता है कि यार मैं या तो कोडिंग करूंगा या नहीं करूंगा, कोडिंग वाली जॉब करनी है या नहीं करनी। आज तो मैं ऐसा किसी तरह सोचते ही नहीं है बताया कि जाएगा कोडिंग को placement हम का अपनी जो- लाइफ में कैसे यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल, प्लेसमेंट का ही एक जरिए की तरह बताया जा रहा है। तो मैं तो सबको यही बोलूंगा कि अगर किसी को नहीं भी जाना कोडिंग में तो फिर भी आप कोडिंग सीखो, बट यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्क्लेमर कि अब हो सकता है यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग भी हों, डेफिनेटली होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोडिंग सीखनी है तो इंडियन यूट्यूबर से नहीं सीखनी चाहिए, और क्योंकि अल्टीमेटली उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं इंडिया में रह के कोडिंग सीखी है, तो वो एक प्री कंसीव नोशन साथ में आ ही जाता है प्लेसमेंट का। और होता क्या है यूट्यूब पे कि अगर आप प्लेसमेंट वाली कोडिंग नहीं करा रहे ना तो व्यूज नहीं मिलते, क्योंकि जो व्यूअर देखने आ रहा है उसको तो प्लेसमेंट के लिए पढ़ना placement के है। लिए देखने आ रहा होगा। तो अब जब तो अब जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर है उसको कितनी ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो, कितनी ही डेप्थ में नॉलेज हो, वो अब प्लेसमेंट ओरिएंटेड होके ही बताएगा, क्योंकि उस पे ही व्यूज आएंगे और उस पे उसके चैनल की ग्रोथ है, जो कि सही भी है, क्योंकि वो बंदा टाइम दे रहा है यूट्यूब पे, कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो ग्रोथ होनी भी चाहिए। growth चाहिए। राइट राइट। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि डेफिनेटली प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलो तो जो इंडिया के यूट्यूबर्स हैं वो काफ़ी सही हैं। आप उनका किसी भी चैनल पे आप जाओ, प्लेलिस्ट वगैरह देखो, उनके क्वेश्चंस कर लो, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। बट अगर किसी को प्लेसमेंट के लिए कोडिंग नहीं सीखनी, इन जनरल जानना है कि कोडिंग क्या होती है और मैं अपनी इन जनरल डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, तो फिर आप फॉरेन यूट्यूबर्स से सीखो, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। या फिर आप कुछ ऐसे कोर्सेज लो, जैसे कोर्सेरा वगैरह पे काफ़ी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज होते हैं जिसमें प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं, अच्छा। तो वो बहुत बेसिक से आपको पढ़ाते हैं। तो ये आप लोग कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट भैया, बहुत बहुत बढ़िया। तो भैया जब आपने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करी होगी तो उसके बाद आपने प्लेसमेंट के लिए कंपनी टेस्ट वगैरह दिए होंगे और आपका भी इंटरव्यू वगैरह हुआ होगा। हाँ। तो प्लीज़ थोड़ा वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। ओके, तो मुझे याद है हमारे टाइम एक्चुअली मेरा प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2021 में, और उस टाइम तक कॉलेजेस ओपन हुए नहीं थे, क्योंकि सेकेंड वेव जून जुलाई 2021 के आसपास कंप्लीट हुई। तो हमारा पूरा प्लेसमेंट सीजन ऑनलाइन ही था। अच्छा। तो अराउंड 10th या 12th दिसंबर के आसपास पहले दिन हमारा ओरिएंटेशन हुआ, कि जिसमें जो हमारी प्लेसमेंट कमेटी थी उनके जो हेड थे वो आए, और पूरे 1000 बच्चों का बैच था, हम लोग सब बैठे ऑनलाइन जूम पर। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला है और ये सारी कंपनीज ऑलरेडी फाइनलाइज्ड हैं जो प्लेसमेंट लेने आएंगी, और इस दिन से इस दिन तक ये कंपनीज आएंगी। फिर ऐसे ऐसे उन्होंने पूरा बताया और कुछ चीज़ें बताई कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आप रेज्यूमे बना लो। एक पोर्टल था जिसपे बिट्स प्लानिंग की वेबसाइट का पोर्टल था जिसपे हमें सबको अपना अपडेटेड रेज्यूमे डालना था, वो सब इंस्ट्रक्शंस वगैरह बताए। एंड आई रिमेंबर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड माहौल था, क्योंकि क्या हुआ था कि कोविड जस्ट अभी निकला, ये सेकेंड वेव, हमारे से जस्ट पिछले बैच के प्लेसमेंट बहुत अफेक्ट हुए थे कोविड की वजह से। कंपनीज आई ही नहीं थी, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी थी फर्स्ट वेव के बाद कि कब मार्केट ओपन होगा, कब लॉकडाउन हटेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, स्टेबल रहेगी या फिर डाउन चल जाएगी। तो हमारा पहला प्लेसमेंट था, सो टू स्पीक, आफ्टर कोविड एंडेड। तो बहुत अनसर्टेनिटी थी, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड माहौल भी था कि किस टाइप की कंपनीज आएंगी, क्या सीटीसीज ऑफर होंगे। ये कुछ 10-12 दिसंबर की बात है। उसके बाद कंपनीज आना स्टार्ट हुए। आई रिमेंबर सबसे पहली कंपनी आई गेस जो आई थी वो फ्लिपकार्ट एपीएम रोल के लिए आई थी, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर के रोल के लिए। हाँ, उसमें ऑलमोस्ट सब लोगों ने रजिस्टर करा था, क्योंकि वो सबके लिए ओपन थी। उनका ऐसा कुछ वो नहीं था क्राइटेरिया कि हम सिर्फ सीएस वालों को लेंगे या सिर्फ टॉप भाई इतनी सी पेज ऊपर वाले हमारे इंटरव्यू बैठ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं वगैरह। हाँ, ये क्राइटेरिया रहता है, बट मोस्टली हमारे यहाँ बिट्स में तो सारी मोस्टली कंपनीज का 6+ पे था क्राइटेरिया, 6+ या 7+। और जनरली
उसमें सबका हो ही जाता है, 90% बच्चों का हो ही जाता है। तो सबसे पहली कंपनी फ्लिपकार्ट आई थी, उनका एग्ज़ाम था, तो हम लोग सब पढ़ के गए थे कि ये लोग शायद एक्सेल पूछ सकते हैं। हमने हमारे सीनियर से बात करी जो फ्लिपकार्ट पे थे, उन्होंने बोला कि कुछ बिजनेस की स्टडीज़ पढ़ जाओ, टर्मिनोलॉजीज रट के चल जाओ। वो सब पढ़ के गए हम लोग सब, और पेपर में पता ही नहीं उन्होंने क्या पूछा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, याद भी नहीं है मुझे तो वो किस टॉपिक से क्वेश्चन थे क्या थे। तो फिर ऐसे और बहुत सारी कंपनीज आती गई, जियो वॉज वन ऑफ द कंपनीज दैट केम। फिर मतलब मुझे बहुत सारी कंपनीज का नाम याद नहीं है, बट 10 दिसंबर से प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया था। और साथ साथ में क्योंकि मैं बहुत सारे टेस्ट देता जा रहा था और किसी में भी हो नहीं रहा था, और ये सारे टेस्ट कोडिंग वाले थे जिसमें मुझे जाना ही नहीं था, बट क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज आती ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली हैं, तो ये सारे टेस्ट मैं मेजरली दे रहा था और मेरा इसमें नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना स्टार्ट करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए। तो मैंने ऑफ कैंपस भी कुछ कुछ चीज़ें स्टार्ट कर दी थी लिंक्डइन वगैरह के थ्रू, या फिर मेरे 1-2 सीनियर्स थे, मैंने उनसे बात करनी स्टार्ट कर दी थी कि आपकी कंपनी में अगर इंटर्न की भी ओपनिंग हो तो मैं वो भी करने को रेडी हूँ, अगर उसके बाद पीपीओ के चांस हैं तो वो मैं साथ साथ में एक्सप्लोर कर रहा था। फिर क्या हुआ कि जब जनवरी स्टार्ट हुआ तो 6 या 7 जनवरी को एक कंसल्टिंग की कंपनी आई जिसका नाम था इंडस इनसाइट्स। तो इंडस इनसाइट्स का ओरिएंटेशन हुआ, और ओरिएंटेशन में उन्होंने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी आधे घंटे की। वो पिछले साल उन्होंने जिन 2 लोगों को हायर किया था, उसमें से एक जना आईआईटी दिल्ली का था और एक जना बिट्स पिलानी का था, उन दोनों को लेके आए थे। उनका एक्सपीरियंस हम लोगों ने पूरा जाना, उन लोगों ने पूरा शेयर करा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हेमंत उस कंपनी की ये थी कि इट इन्वॉल्व्ड अ लॉट ऑफ ट्रैवल स्पेशली टू यूएसए। तो काफ़ी एक्साइटमेंट था क्योंकि शायद पहली नॉन टेक कंपनी आई है कंसल्टिंग वाली जो कि ये बोल रही है कि ट्रैवल इन्वॉल्व होगा और आपको हम लोग यूएसए लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स वहाँ पर भी काफ़ी हैं, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो ये फर्स्ट वीक की बात है। तो सबसे पहली हमारी कंपनी आई थी वो थी फ्लिपकार्ट, और वो आई थी एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के लिए, और सब लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनका कोई ब्रांच का क्राइटेरिया नहीं था। सीजी पे क्राइटेरिया भी बहुत उनका लीनियंट था कि 6+ पे वो सबको अलाउ कर रहे थे। तो सब लोगों ने तैयारी करी, एक्सेल वगैरह पढ़ा, जो सीनियर्स हमारे काम करते थे फ्लिपकार्ट में उनसे बात करी कुछ लोगों ने जानने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और सब लोग बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होके गए। बिल्कुल 1000 में से आई गेस 700-800 बच्चों ने टेस्ट दिया, और किसी को कर समझ में नहीं आया कि क्या पूछ लिया इन्होंने। एक्सेल का एक भी सवाल नहीं था, ना कोई केस स्टडी थी, और मुझे आज तक याद नहीं है कि उन्होंने जो पूछा वो किस टॉपिक में आता है, वो कौन सा सिलेबस था, कौन सा सब्जेक्ट था, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो ये सब चल रहा था, साथ साथ में मैं और कंपनीज के टेस्ट भी दे रहा था, मोस्टली कोडिंग वाली कंपनीज ही जिसमें मुझे नहीं जाना था, बट फिर भी मैं दे रहा था टेस्ट कि एटलीस्ट एक कंपनी में भी प्लेसमेंट हो जाएगा तो एक सेफ्टी रहेगी, बैकअप रहेगा, और किसी नॉन टेक में नहीं होता तो मैं उनके टेस्ट भी दे रहा था, बट मेरा एज सच किसी में हो नहीं रहा था। मुझे याद है मैंने जियो का टेस्ट दिया था, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, और पहला क्वेश्चन मैंने इजीली कर दिया, दूसरा क्वेश्चन में मैं लगा हुआ था कि 1.5 घंटे के टेस्ट में आधे घंटे में हो गया पहला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में मैं आधे घंटे से मैं 1 घंटे से लगा हुआ हूँ कि एक चीज़ क्लिक नहीं हो रही, वो मैं करने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं हुआ, और 2 में से 2 क्वेश्चन जिनके हुए उन्हीं को सेलेक्ट करा था उन्होंने। तो वो मुझे याद है जो लास्ट कोडिंग टेस्ट दिया था मैंने, नहीं हुआ उसमें। तो जब ऐसी सिचुएशन आ गई थी तो मैंने फिर थोड़ा ऑफ कैंपस भी देखना स्टार्ट करा, लिंक्डइन वगैरह पे ये देखना स्टार्ट किया कि अगर मेरी किसी सीनियर की कंपनी में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है तो मैं इंटर्नशिप भी करने को तैयार था, कि अगर मुझे पीपीओ मिल जाए तो वो भी ठीक है। तो मैंने वो सब भी देखना स्टार्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ कि जनवरी के फर्स्ट वीक में 4 या 5 जनवरी के अराउंड एक कंसल्टिंग कंपनी आती है विद द नेम इंडस इनसाइट्स, और जो उनकी प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो वो अपने साथ में 2 लोगों को लेकर आए थे जिनका प्लेसमेंट लास्ट ईयर हुआ था, यानी हमसे एक बैच पहले। उन 2 लोगों में से एक पर्सन तो आईआईटी दिल्ली के थे और एक बिट्स पिलानी के थे, और उन लोगों ने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करा तो सबको बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इट सीम्ड कि बहुत फ्रेंडली कंपनी है, बहुत अच्छा कल्चर है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स पे काम होता है, आपके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें निकल के आई थी वो ये था कि इनके काफ़ी क्लाइंट्स यूएस में थे, तो जो आपका काम है, जो आपकी जॉब है, दैट वुड ऑल्सो रिक्वायर ट्रैवल बैक एंड फोर्थ फ्रॉम यूएसए। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर था, और आई गेस उस टाइम तक ये पहली कंपनी थी जो प्लेसमेंट में आई थी नॉन टेक कंसल्टिंग वाली, जो कि यूएस में आपको ट्रैवल आपके एक जॉब का ही पार्ट था। तो इसके लिए भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड था, और इसमें अगेन कोई ब्रांच का क्राइटेरिया नहीं था, और सीजीपीए क्राइटेरिया भी काफ़ी रिलैक्स था, आई गेस 6.5 रहा होगा। तो इनका टेस्ट हुआ 5 या 6 जनवरी को, मैंने टेस्ट दिया, सुबह 10 से 11 टेस्ट था, मुझे याद है टाइम। रात को इनका रिजल्ट आया एंड आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। उस टाइम वो पहला
मेरा कोई टेस्ट था जिसको मैंने क्लियर करा था और पहले इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया था। तो 2 दिन बाद इंटरव्यू होना था, 8 या 9 तारीख को। उसके जस्ट एक दिन पहले उनका मैसेज आया कि आपका इंटरव्यू है, तो वी जस्ट वांट टू कनेक्ट विद यू, और हम आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता देंगे जो आपको ध्यान में रखनी है इंटरव्यू से पहले, तो एक बार हम कनेक्ट करते हैं। तो उन्होंने ऐसे 4-5 बच्चों का एक ग्रुप बना के गूगल मीट या जूम पर कनेक्ट करा और बेसिक बात करी कि ये सब आप पढ़ के आ सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा था। 7 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, और मैं बहुत डरा हुआ था कि कैसे होगा, क्या होगा, तैयारी है कि नहीं, पता नहीं क्या पूछेंगे। और बाद में मुझे मैसेज आता है कि योर इंटरव्यू हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। अब जनरली ये उस केस में होता है कि अगर मुझसे पहले जिन लोगों का इंटरव्यू हुआ है, अगर वही कैंडिडेट्स पसंद आ गए और उनको फाइनल कर लिया, तो फिर आपको बहुत केसेस में ऐसा बोल दिया जाता है कि आपका इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना कि आपका नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि उनको ऑलरेडी कैंडिडेट्स मिल गए, राइट। तो अब मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो गई कि यार अभी तो 2 दिन पहले तो इन्होंने बोला इंटरव्यू है, अब बोल रहे हैं पोस्टपोन हो गया। तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम था। मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं कि क्या रीज़न बताया था उन्होंने, बट वो पोस्टपोन हो गया था। 14 या 15 को शेड्यूल हुआ था वो वापस से। बट ये चीज़ तो शायद थी कि वो इंटरव्यूज चल रहे थे, मतलब जो मेरा ये डर था कि शायद होगा ही नहीं इंटरव्यू, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया बच्चों को, वो नहीं था, वो हो रहे थे धीरे धीरे। तो मेरा 14 या 15 तारीख को इंटरव्यू था। उस बीच में क्या हुआ कि 11 तारीख को मेरे पास एक मेल आता है कि योर रेज्यूमे हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द फाउंडर्स ऑफिस रोल एट एनिमल टेक्नोलॉजीज। और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने इसमें कब करा है अप्लाई, इनका कोई टेस्ट नहीं हुआ, मुझे ये भी नहीं पता कि ये कब आया प्लेसमेंट में, मैंने इनका ओरिएंटेशन सेशन भी अटेंड नहीं करा। बस इनका रोल था 26 lakhs पर एनम का CTC था, तो मैंने कर दिया अप्लाई। नॉन टेक था, फाउंडर्स ऑफिस का रोल, तो मैंने कर दिया अप्लाई। मेल आया 26 लाख का इनका CTC था, मैंने अप्लाई कर दिया। 11 तारीख को रात को 10 बजे मेल आया। और मुझे कैसे पता चला, मेरे दोस्त के पास फ़ोन आया, मेरे दोस्त का फ़ोन आया मुझे कि यार अंबुज मेरे को ऐसा ऐसा मेल आया है, एक बार देख तुझे भी आया है क्या, अपन साथ में तैयारी कर लेंगे। तो मैंने देखा, मतलब हाँ यार मुझे भी आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सुबह 8 बजे से रेडी रहना है, कभी भी बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो हम लोग सब लोग रेडी थे। हमें पता चला कि कुछ 15 या 16 लोगों को इन्होंने सेलेक्ट करा है फॉर द इंटरव्यू के लिए। और इनके 3 रोल थे, एक था फाउंडर्स ऑफिस का रोल, एक था प्रोडक्ट मैनेजर का रोल, और एक था इंटरनल कंसल्टेंट का रोल। तो हमें था कि 3 रोल हैं, हर रोल में अगर ये 2-2 लोग भी लेते ही हैं, जो कि लेंगे इसे 2 लोग, तो 6 लोग होंगे सेलेक्ट, यानी 15 में से 6 लोग ऑब्वियसली। तो बिल्कुल अगले दिन मैं सुबह उठा, 12 जनवरी मैं कोटा में था, जैसे बताया वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो बिल्कुल बढ़िया वाली ठंड थी। तो मैं अपने रूम में हीटर वीटर चला के बिल्कुल टेबल पे बैठा। कोट वोट पहनना होता है, तो ऊपर तो कोट पहनना था, नीचे वही पजामे में थे, क्योंकि ऊपर का दिखना, तो वो एक एडवांटेज था हमें। तो 8 बजे हम लोग बैठे, प्लेसमेंट कमेटी से मैंने बातचीत करी कि कब है इंटरव्यू, किस टाइम पर होगा। तो उन्होंने बोला कि आप बैठे रहो, हम आपको आधे घंटे पहले बता देंगे। मैं 8 बजे से बैठा हूँ नाश्ता वाश्ता करके, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, बाकी सब लोगों के इंटरव्यूज होते जा रहे हैं, मुझे बता ही नहीं रहे कि कब है इंटरव्यू। मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूँ कि नेक्स्ट मेरा नंबर है क्या, कोई कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, टेंशन बढ़ती जा रही है। और उसमें ये भी होता है कि अगर मेरा बिल्कुल एंड में है, तो अगेन वही दिक्कत कि अगर पहले वाले ज़्यादा पसंद आ गए, तो मतलब अगेन क्योंकि एंड तक आते आते वो लोग भी थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो भी शायद उतना ज़्यादा अच्छे से ध्यान ना दें। बट मैं जब भी पूछता कि कब होगा मेरा, तो बोलते कि हम आपको बता देंगे, वेट करो, पेशेंट रहो। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरा उस दिन एंड में था इंटरव्यू, तो 15 बच्चों में से बिल्कुल 15 नंबर पे मेरा इंटरव्यू था। शाम को 4 बजे हुआ वो इंटरव्यू। तो वो फर्स्ट राउंड ऑफ नहीं, वो 4 बजे नहीं हुआ, मेरा 2 बजे हो गया इंटरव्यू। वो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था, वो पूरा टेक्निकल इंटरव्यू था, उसमें गेस्टिमेट, केस इंटरव्यूज वगैरह क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद 1 घंटे का हमें गैप दिया, जिसमें वो असेस कर रहे थे कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए। तो 15 में से फिर 8 लोगों को सेलेक्ट करा, उसमें मैं सेलेक्टेड था सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए। वो सेकेंड राउंड होने वाला था जो फाउंडर हैं उस कंपनी के, जो फाउंडर थे उनके साथ में। और वो काइंड ऑफ HR इंटरव्यू टाइप का था, वो बेसिक रेज्यूमे के ऊपर क्वेश्चंस पूछने वाले थे और इन जनरल बात करने वाले। वो मेरा बिल्कुल एंड में हुआ, सबसे एंड में 5 साढ़े 5 बजे। वो एक सवा घंटे का इंटरव्यू चला, और फिर उन्होंने बोल दिया कि आपको अगले दिन मॉर्निंग या आफ्टरनून तक पता चल जाएगा कि आपका क्या रिजल्ट है। और मुझे मेरी तरफ से ये तसल्ली थी कि चलो मैंने अपना 100% तो दे दिया, कि मैं सुबह से लगा हुआ हूँ। हाँ, मैंने अपना 100% दे दिया।
और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरा 2 दिन बाद 14 तारीख को इंडस इनसाइट का इंटरव्यू है कंसल्टिंग का, तो मुझे उसकी तैयारी करनी थी। वो मेरा आज का पूरा दिन यहाँ पर चला गया, अब मैं वो कैसे करूँगा, एक ही दिन बचा है। मेरे दिमाग में ये चल रहा था। रात को 9:30 बजे मैसेज आता है कि 3 लोगों को लिया है उन्होंने 15 में से, तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था फाइनली। हाँ, तो मेरा फाउंडर्स ऑफिस का रोल था, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था 26 के पैकेज में। तो वो फिर फाइनली मज़ा आ गया मुझे। जैसे ही वो मैसेज आया, सबसे पहले मैंने प्लेसमेंट कमेटी में फ़ोन मिला के ये पूछा, मेरे को परसों वापस तो नहीं देना पड़ेगा ना इंटरव्यू, इंडस इनसाइट वाला, क्योंकि अब मैं फ्री होना चाहता हूँ। 1 महीने से बहुत प्रेशर चल रहा है, साथ में कॉलेज चालू हो गया तो कोर्सेज वगैरह भी चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला हाँ नहीं अब नहीं देना आपको, बस अब ये ऑफर लेटर है, ये एक्सेप्टेंस वाला मेल लिख दो कि आई एक्सेप्ट द ऑफर लेटर। तो वो मैंने लिखा और मतलब ऐसे कॉलेज प्लेसमेंट खत्म हुआ। ओह ग्रेट भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा प्लेसमेंट लगा आपको वैसे। हाँ, तो अभी आप करंट में क्या वर्क कर रहे हैं इसमें? तो हेमंत, मैंने इस कंपनी में अराउंड 4-5 मंथ्स काम करा। गुड़गांव बेस्ड थी ये। तो मैंने जून में ज्वाइन कर ली थी 2022 में, 8 जून को मेरी ज्वाइनिंग थी। सितंबर एंड तक मैंने काम करा, बट फिर वहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक से नहीं कर पा रहा था मैं, प्लस मेरी हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हो गई थी गुड़गांव में, क्योंकि पहली बार मैं घर से बाहर रहा। फिर मेरी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी सी प्रॉपर नहीं थी, डिनर का लंच का कुछ टाइम नहीं है, बाहर का खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, मतलब बेसिक चीज़ें। तो उसके कारण कुछ हेल्थ इश्यूज होने लग गए थे। तो सितंबर एंड में मैंने वो कंपनी छोड़ दी, और दिसंबर में फिर मैंने जो मेरी करंट कंपनी है विजडम सर्कल, वो ज्वाइन करी दिसंबर 22 में। तो अभी मेरा 14th मंथ चल उसके लिए आपने दोबारा इंटरव्यू दिया था? हाँ, तो उसके बाद तो अगेन वही वापस से जीरो से स्टार्ट करा कि कौन कौन सी ओपनिंग्स हैं, लिंक्डइन के थ्रू देखा, सीनियर से बात करी। तो ऐसे कर करके ज़्यादा इसमें मतलब इंटरव्यूज तो मैंने कम ही दिए इस बार, बट मैंने अप्लाई बहुत सारी जगह करा था। तो ये मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे इंटरव्यू में मेरा हो गया था, क्योंकि मैंने अप्लाई 2 महीने तक काफ़ी जगह करा, और उस टाइम क्योंकि हेल्थ इशू भी था तो वो भी साथ साथ में मैनेज करना था, तो वो थोड़ा सा टफ टाइम था मेरे लिए, बट फॉर्चुनेटली फिर हो गया दिसंबर में इसमें। इसमें आपको कितने पैकेज के साथ हुआ, यदि आप बताना चाहिए तो? हाँ, तो इसमें मेरा पैकेज कम है। तो जैसे उसमें जो मेरा 26 का पैकेज था, उसमें इन हैंड 16 lakhs मिलते थे, और जो बाकी 10 lakhs थे वो स्टॉक ऑप्शंस थे, यानी वो शेयर्स थे कंपनी के, जो कि कंडीशनड होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 साल काम कर लिया, उसके बाद आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा उन 10 lakhs के स्टॉक्स का। फिर आपने 1.5 साल काम कर लिया, 2 साल काम कर लिया, तो आपको रिमेनिंग का कुछ परसेंटेज, तो वो ऐसा रहता है। इस कंपनी में जो मेरा इन हैंड है वो है 8 lakhs, यानी पहले वाले से एग्जैक्टली हाफ, पहले 16 था अब 8 है, तो अभी का ये है सीटीसी। The next question, in your role, how crucial is effective communication throughout the entire lead generation process? ओके, तो मैं पहले थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि मेरा क्या काम रहता है विजडम सर्कल में। तो जो मेरा डेजिग्नेशन है दैट इज टैलेंट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट। तो अभी सुनने में काफ़ी फैंसी लग सकता है या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट बेसिकली आई वर्क इन द बिजनेस एंड ऑपरेशंस टीम, और उसमें भी जो लीड जनरेशन है, जो सेल्स है, ऑर्गेनाइजेशनल सेल्स, मैं उसमें काम करता हूँ। तो अब सेल्स 2 टाइप की होती है कि एक तो हो गया कि लेट से मेरा एक प्रोडक्ट है जो मेरे को कंज्यूमर्स को सेल करना है, कि लेट से मैं एक कोचिंग हूँ और मुझे बच्चों को अपना कोर्स सेल करना है, तो उसको बोलते हैं B2C सेल्स, बिजनेस टू कंज्यूमर। एक होता है इंस्टीट्यूशनल सेल, जिसको हम B2B सेल्स भी बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें आपका क्लाइंट कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, बट कोई दूसरा बिजनेस है। तो विजडम सर्कल में हम लोग दूसरे बिजनेसेस को हमारी सर्विसेज और हमारा प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसको हम B2B सेल्स बोलते हैं। तो विजडम सर्कल में अभी मेरा काम यही है कि जो B2B सेल्स का पूरा प्रोसेस है, राइट फ्रॉम जनरेटिंग द लीड्स, आइडेंटिफाइंग कि किस ऑर्गेनाइजेशन को हमें अप्रोच करना चाहिए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनको नीड है हमारे प्रोडक्ट की, वो आइडेंटिफाई करना रिसर्च करके, फिर उनको रीच आउट करना कोल्ड ईमेल्स के थ्रू या फिर कोल्ड कॉल्स के थ्रू, फिर उनसे सेल्स मीटिंग ऑर्गेनाइज करना और फिर डील्स को क्लोज करना। तो ये मेरा पूरा काम रहता है। नाउ कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आई गेस कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि अल्टीमेटली राइट सेल्स के अंदर कि अगर हमें ठीक से बात करना नहीं आ रहा, या बात करना छोड़ो, अगर हमें हमारा पॉइंट सिंपल तरीके से रखना नहीं आ रहा दूसरे पर्सन को, तो चाहे सेल्स हो या फिर इन जनरल कोई और भी चीज़ हो, तो वहाँ पे ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई अगर बहुत अच्छी कोडिंग भी जानता है बट वो
समझा नहीं पा रहा उसने क्या कोड करा है, और इस तरीके से नहीं समझा पा रहा कि किसी को अगर कोडिंग नहीं भी आती वो भी समझ जाए, तो शायद वो उतना ग्रो नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू कोई दूसरा बंदा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। तो मेरे रोल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन स्किल से प्लेसमेंट का इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी काम आती है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काम है। इनफैक्ट कम्युनिकेशन स्किल आपकी कितनी अच्छी है वो आपकी पर्सनैलिटी का भी एक पार्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंटरव्यू में गए हो और उन्होंने पहले ही क्वेश्चन पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली इंटरव्यूअर के दिमाग में आएगा कि यार ये बंदा सही है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी दिख रही है, वो ना चाहते हुए भी वो बायस आ ही जाएगा उसके दिमाग में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये। डार्क साइड क्या क्या है जो सेल्स इंडस्ट्री है इसमें? डार्क साइड को थोड़ा डिफाइन करो, किस एंगल से पूछ रहे हो? इस एंगल से कि जो अपन जो सेल्स हैं या फिर अलग अलग कंपनीज के अंदर ये एम्प्लॉयज होते हैं जो सेल्स के लिए क्लाइंट्स को या फिर दूसरी कंपनीज को अप्रोच करते हैं, हाँ, तो बल्कि जो बात बताते हैं अप्रोच के टाइम भाई इस कंपनी के अंदर आप यदि ज्वाइन करते हैं तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ इतनी अच्छी है नहीं है वगैरह, बल्कि बैकग्राउंड में रियलिटी में क्या होगा, मतलब कितना वो सच बोल रहे होते हैं, कितना वो झूठ बोल रहे होते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हेमंत। तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एक गैप है। जिस टाइप की सेल की आप बात कर रहे हो वो B2C में ज़्यादा होती है। कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से मैं एक हेडफोन्स बेच रहा हूँ, मैं सेल्स पर्सन हूँ और मैंने 10 फीचर्स बताए हेडफोन्स के, बट हो सकता है उसमें से 7-8 तो मैंने फेक बता दिए, वो है ही नहीं, उसमें 2 ही हैं जो जेन्युइन फीचर्स हैं। अच्छा, तो जनरली वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है, और ये जो डार्क साइड है वो वाली चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली आती है। जिस टाइप की सेल्स हम लोग करते हैं जो कि B2B सेल्स है, तो उसमें हमारे क्लाइंट्स भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं, वो कंपनीज ही हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ पर ये फेक करना उतना पॉसिबल भी नहीं होता। और क्योंकि ट्रांजैक्शंस का अमाउंट भी इतना ज़्यादा होता है, कंप्लाइंसेज इतने इन्वॉल्व होते हैं, लीगल चीज़ें, लीगल प्रोसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे ये ऑलमोस्ट ना के बराबर ही रहता है। तो मुझे पर्सनली इसका बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपोजर, मतलब बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं हुआ है डार्क साइड ऑफ सेल्स का। बट हाँ, B2C में तो डेफिनेटली काफ़ी रहता ही है कि कुछ बोल दिया प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन जब खरीदा कस्टमर ने तो उसमें कुछ और ही है, या फिर जिस तरीके का प्रॉमिस करा वो प्रॉमिस नहीं हो रहे, मे बी 1 साल की वारंटी बोली लेकिन जब आप लेके गए तो वो आप क्लेम नहीं कर पा रहे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती ही हैं वो तो इन जनरल, बट B2B में ऐसा नहीं है था, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी नॉलेज के हिसाब से तो मैंने नहीं देखा अभी। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू प्रायोरिटाइज एंड आइडेंटिफाई द राइट कंपनी फॉर लीड जनरेशन स्पेशली इन ए स्टार्टअप? तो इसमें ऐसा होता है हेमंत कि फॉर एग्जांपल पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि राइट कंपनी का मतलब क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं क्रिकेट बैट्स बना रहा हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी क्रिकेट बैट्स बना रही है कंज्यूमर्स के लिए, मैं B2C का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, कि मैं इंडिविजुअल बच्चे हैं या फिर जो स्पोर्ट्समैन है, मैं उनके लिए क्रिकेट का बैट बना रहा हूँ। लेकिन क्या वो बैट मैं सबको बेच सकता हूँ? नहीं, वो डिपेंड करता है। अगर मेरा बैट 100 रुपए का है तो भी ऐसे लोग होंगे जो उस बैट को खरीदना पसंद नहीं करेंगे, और मेरा बैट 1000 रुपए का है तब भी ऐसे लोग होंगे जो उस बैट को पसंद नहीं करेंगे। 100 रुपए वाले बैट को कोई लोग बोल सकते हैं कि यार ये सस्ता है, इसकी शायद क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। 1000 वाले को बोल सकते हैं यार ये तो बहुत महंगा है, हमारे बजट में नहीं। तो ये डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किस टाइप की ऑडियंस को बेचना चाह रहे हो, और इसको हम बोलते हैं टारगेट ऑडियंस, ठीक है। इसके लिए टर्म है डेडिकेटेड मार्केटिंग में, बिजनेस में, जिसको हम बोलते हैं टारगेट ऑडियंस। तो वो आपकी जितनी टारगेट ऑडियंस तो वो आपकी जितनी क्लियरली डिफाइंड रहेगी कि मेरे को किस पर्सन को बेचना है, उसकी क्या एज ग्रुप होनी चाहिए, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वो किस सिटी में बेस्ड होना चाहिए, उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, मुझे जितना ज़्यादा अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में नॉलेज होगी, उसकी समझ होगी, मैं उतने अच्छे से अपनी सेल्स कर सकता हूँ, उतने अच्छे से अपनी मार्केटिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका जेई का बैकग्राउंड है, अब अगर मुझे पता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रोटेशनल डायनेमिक्स में आती है, तो मैं अपनी सेल्स पिच में वही बोलूँगा कि रोटेशनल डायनेमिक्स में आपको ईजिली बता सकता हूँ, मैं आपको ईजिली बढ़ा सकता हूँ। बट अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेजर प्रॉब्लम क्या है या किस बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से सेल्स कर भी नहीं पाऊंगा। तो टारगेट ऑडियंस की समझ होना बहुत ज़रूरी है। एक बार हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर बहुत ईजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि राइट कंपनीज कौन सी है।
तो जैसे ये मैंने जो आपको B2C का एग्जांपल दिया, सेम चीज़ B2B में भी अप्लाई होती है कि अगर हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप की कंपनीज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो फिर बहुत ईजी है उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करना और उनको ढूंढना थ्रू रिसर्च। तो जो राइट कंपनीज हैं उनकी डेफिनेशन सबसे पहले हमें क्लियर होनी चाहिए, वो हमें टारगेट ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग से होगी। अब उनको रीच आउट कैसे करना है वो रिसर्च का पार्ट रहता है कि अगर लेट्स से हमारा क्राइटेरिया है कि हमारी टारगेट ऑडियंस में कंपनीज ऐसी होनी चाहिए जो मेट्रो सिटीज़ में बेस्ड हो, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, और उनका एनुअल रेवेन्यू लेट्स से हो 100 करोड़ से 500 करोड़। तो फिर कुछ टूल्स आते हैं जो आपको ये सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं। जो सबसे प्रोमिनेंट टूल है, पॉपुलर टूल है, वो लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर है। तो सेल्स नेविगेटर के नाम से लिंक्डइन का टूल आता है, प्रीमियम फीचर है। उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, रेवेन्यूज़ कितने हैं, एम्प्लॉयज़ कितने काम करते हैं, हर साल का रेवेन्यू का ग्राफ क्या है, एवरी कंपनी की, सब कंपनी ऑलमोस्ट सारी कंपनी की लिस्ट जो भी लिंक्डइन पे है। तो ऑलमोस्ट सारी कंपनी होती ही है लिंक्डइन पे। तो ऐसे काफ़ी टूल्स आते हैं, उनके थ्रू हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये कंपनी राइट है, ये हमारी टारगेट ऑडियंस में फिट हो रही है, तो हम इनको मेल करेंगे या हम इनको रीच आउट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है कि पहले हमें ये समझना होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके हिसाब से डेफिनेशन बनती है कि यार ये 4 पैरामीटर पे कोई भी कंपनी अगर खड़ी हो रही है तो उनको हम रीच आउट करेंगे। फिर हम टूल्स की हेल्प से उनकी डिटेल्स निकालते हैं और उनको रीच आउट करते हैं। ओह ग्रेट, वेरी ग्रेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्ट्रेटजीज डू यू एम्प्लॉय टू स्टे रेजिलेंट एंड मोटिवेटेड स्पेशली ड्यूरिंग चैलेंजिंग पीरियड्स इन द सेल्स साइकिल? मतलब कि आप जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जो साथी आप या दूसरे भी वहाँ पे, हाँ। तो सेल्स के लिए एक दूसरे को कभी कहता हूँ कि ये जो HR जो आपके सीनियर होंगे वो मोस्टली इतना बर्डन दे देते हैं कि आपको इतने सेल्स करनी है, इतनी नहीं करनी, इतने कॉन्टेक्ट करने हैं, तो कभी कभी प्रेशर ज़्यादा होने लगता है। तो उसके लिए आप कैसे मोटिवेटेड रहते हो आप सब? गॉट इट। तो यार सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जो मेरे से जस्ट इमीडिएट लाइक जो मेरी मैनेजर हैं, लाइक शी इज़ वेरी सपोर्टिव। और प्रेशर रहता है, डेफिनेटली रहता है कि हमें टारगेट्स मीट करने हैं, मंथली टारगेट्स, क्वार्टरली टारगेट्स, बट वो प्रेशर बहुत ज़्यादा ऐसा फील होने नहीं दिया कभी उन्होंने। तो एक तो ये चीज़ बहुत अच्छी है हमारी कंपनी में कि कल्चर इस मामले में बहुत अच्छा है कि ऑल्दो प्रेशर रहता है, टारगेट्स रहते हैं, बट वो कभी फील नहीं होता और सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं। दूसरा कि ऐसे चैलेंजिंग टाइम पे मतलब क्या करना चाहिए या फिर हम लोग कैसे डील करते हैं। सो आई गेस मेरी पर्सनली भी और कंपनी में भी कलेक्टिवली सबकी ये स्ट्रैटेजी है कि हमें पता है कि हमें काम क्या करना है, हमें इनपुट में क्या क्या डालना है। अगर हमने वो सारी चीज़ें कर ली जो इनपुट्स में ज़रूरी हैं, कि मैंने अपने लेवल पे जो रिसर्च हो सकती थी वो कर ली, मैंने जो टूल्स यूज़ करने थे प्रॉपरली वो यूज़ कर लिए, मैंने रीच आउट कर लिया, मैंने अपना 100% दे दिया, तो फिर आउटपुट जो भी आए फिर उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस आउट नहीं होते, क्योंकि वो अल्टीमेटली नहीं है हमारे हाथ में। और ऐसा इन जनरल भी रहता ही है कि आप इनपुट को ही कंट्रोल कर सकते हो, आउटपुट आपके हाथ में नहीं रहेगा। अगर आउटपुट नहीं आ रहा जैसा आप चाहते हो तो अब वो अलग बात है कि फिर हमें डिस्कशन करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कहीं इनपुट्स गलत डायरेक्शन में तो नहीं थे या फिर क्या हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। बट अगर हम इनपुट पे फोकस रखते हैं, आउटपुट पे फोकस नहीं रखते, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस कम रहता है, थोड़ा प्रेशर कम फील होता है। तो आई गेस दिस इज द ओनली वे हाउ वी डील विद इट, कि हमारा पूरा फोकस रहता है कि यार दिन भर के अगर ये 10 काम है तो हम ये 10 काम अच्छे से कैसे कर सकते हैं, ये पूरा फोकस रहता है। अब उन 10 में से 5 का ही रिजल्ट आया या 2 का ही आया या 8 का आ गया, वो तो एनीवेज हमारे हाथ में है ही नहीं। वो बाद में एनालाइज करेंगे कि क्यों नहीं आया रिजल्ट और फिर उससे सीखेंगे और वो गलती बाद में नहीं करनी। तो ये रहती है वैसे स्ट्रैटेजी। ग्रेट वे। ये वे जैसे कि आपने कभी किसी और कंपनी को अप्रोच किया और किसी क्लाइंट को अप्रोच किया हो, तो कभी ऐसा हुआ कि आप उनको वो चीज़ समझाने की काफ़ी अच्छे ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो मतलब उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे एक तरीके से, या फिर आप उनको अपना क्लाइंट बनाने में दिक्कत महसूस हो रही है आपको, तो फिर आपने उस चैलेंज को कैसे कंप्लीट किया और वहाँ से कभी आपको ऐसे लर्निंग मिली जो सभी एम्प्लॉय या फिर जैसे आपकी तरह जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए एक अच्छी लर्निंग लेसन हो सके? राइट। तो हेमंत ऑनेस्टली ऐसा बहुत बार तो नहीं हुआ मेरे साथ, बिकॉज क्या होता है ना कि जैसे जब भी मैं किसी सेल्स कॉल में रहता हूँ तो मेरे से जो सीनियर हैं कोई ना कोई साथ में ज्वाइन करता ही है। तो इवन अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि
मैं नहीं कर पा रहा कन्विंस, तो बिकॉज मेरे कोई सीनियर भी साथ में है तो वो हो जाता है मैनेज। बट एक सबसे बड़ी लर्निंग जो मुझे मिली वो ये है कि हम लोग जब भी सेल्स कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे सेल्स करनी है क्योंकि उसमें मेरा बेनिफिट है, अच्छा। मेरे टारगेट इससे अचीव होंगे, मेरी कंपनी की ग्रोथ इससे होगी। दूसरे बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है कि इस प्रोडक्ट को खरीद के मुझे क्या फायदा होगा, मेरी कंपनी कैसे ग्रो करेगी, मैं कैसे ग्रो करूंगा। तो ये बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, वो अपने बारे में सोच रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें उसके बारे में सोचना है। हमें ये सोचना है कि उसको इससे कैसे फायदा है। अगर हमने उसको ये समझा दिया कि इस प्रोडक्ट को लेने से आप ऐसे ग्रो करोगे, आपकी कंपनी ऐसे ग्रो करेगी, तो वो 2 मिनट में ले लेगा। तो मेजर गैप जो है कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, वो उसके बारे में सोच रहा है, ये हमें क्लोज करना है। ये सबसे बड़ी लर्निंग है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जब आप उसके पर्सपेक्टिव से सोचो तो आपको लगे कि यार इसको तो शायद जरूरत ही नहीं है मेरे प्रोडक्ट की। तो उस टाइम कभी कभार ये बोलना भी ज्यादा सही रहता है कि सर शायद हमारा प्रोडक्ट आपके काम ही ना आए, या फिर सर शायद आपके जो बजट्स हैं हम उस हिसाब से बहुत महंगे, तो आप मत लीजिए हमसे सर्विस। कभी कभार ये बोलना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है लॉन्ग टर्म में, रादर देन कि जबरदस्ती हम सेल कर दें वहां पे। तो आई गेस ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि हमें दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचना होता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव से समझना होता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमारा प्रोडक्ट लेके कैसे फायदा हो सकता है, क्या उसके बजट में आ रहा है या नहीं आ रहा। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है ये समझने का कि उसके पर्सपेक्टिव में क्या चल रहा है, बाय आस्किंग क्वेश्चंस। कि अगर मैंने उनको बोला कि सर हमारा ये प्राइसिंग है और उन्होंने बोला कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, या फिर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको टीम से डिस्कस करके बताऊंगा 2 दिन में, तो आप काउंटर क्वेश्चन पूछो कि अच्छा ठीक है सर, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है प्राइस तो आपको क्यों ज़्यादा लग रहा है, कि आप किसी और प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहे हो, या फिर आपके बजट्स क्या हैं, बजट्स बताइए। या फिर अगर उसने बोला कि मैं 2 दिन बाद बताता हूँ, तो आप पूछो कि ठीक है सर आपके अगर कुछ पर्टिकुलर कंसर्न्स हैं तो आप वो बताइए, हम वो डिस्कस करें। तो बेसिकली आप जितना ज़्यादा उनसे क्वेश्चन ही करोगे, आप उनसे पूछने की कोशिश करोगे कि सर एक्चुअली दिमाग में चल क्या रहा है आपके, उतनी ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जितनी ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी क्लाइंट के बारे में, उतना ज़्यादा हम अच्छे से प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉम्पिटिटिव सेल्स एनवायरनमेंट हाउ डू यू बैलेंस द परस्यूट ऑफ टारगेट्स विद बिल्डिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल क्लाइंट रिलेशनशिप। तो आई गेस इसमें हेमंत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो जैसे हमने इसमें 2 चीज़ें के बारे में बात करी कि एक तो सेल्स टारगेट को मीट करना और दूसरा सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाना। ठीक है, अब मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई क्लाइंट है जिसको नीड ही नहीं है प्रोडक्ट की, बट मैंने तब भी उसको सेल कर दिया, तो मैं चाहूं तब भी लॉन्ग टर्म में अच्छी रिलेशनशिप नहीं बन सकती है क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी नहीं। मैंने जबरदस्ती उसको कन्विंस करा है और उसने परचेज कर लिया, या फिर मैंने उसको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन बता दी प्रोडक्ट की, मैंने मिस सेलिंग कर दी बेसिकली। तो वहां पे मैं चाह कर भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बना सकता अच्छी। ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा क्लाइंट है जिससे मैंने प्रॉपरली समझा कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनके क्या कंसर्न्स हैं, उनके क्या बजट हैं, उनको हमारा प्राइसिंग मॉडल अगर नहीं सूट कर रहा तो क्यों सूट नहीं कर रहा, क्या 1 महीने बाद हम अगर करें तो उनको सूट करेगा क्योंकि उनका शायद नया बजट आ जाए, या फिर कितना डिस्काउंट हम दें तो उनको अच्छा है। अगर हमने पूरी प्रॉपर बात कर रखी है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में भी वो जो रिलेशनशिप है वो अच्छा ही चलेगा। तो आई गेस इट बॉइल्स डाउन टू द फंडामेंटल कि आपको अपने क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से ही सोचना है। अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से सोचोगे तब दोनों में गैप बढ़ता जाएगा कि सेल्स हो रही है लेकिन शायद रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं बन रही, क्योंकि आपको अपना टारगेट मीट करना है लेकिन दूसरे पर्सन को तो उसका खुद का टारगेट मीट करना है। तो अगर आपका एम ये नहीं है कि मैं दूसरे की हेल्प कैसे करूं, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना बहुत मुश्किल है। तो आई गेस हाँ यही है आंसर इसका, बिल्कुल फंडामेंटल पे स्टिक रहना। ओके। ऑल्सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं और देना चाहूँगा। तो मेरे को भी ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे शायद 1 साल भी नहीं हुआ B2B सेल्स करते हुए, तो बहुत लिमिटेड नॉलेज, बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो शायद एप्लीकेबल भी ना हो हर जगह, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि मैं खुद भी कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। और आपने भी इंफॉर्मेशन दी, काफ़ी नॉलेजेबल थी। तो कोई ऐसी 3 लर्निंग से या फिर 3 बातें जो आप जे एस्पिरेंट के लिए और जो कॉलेज में पहुंच चुके होते हैं
IIT या बीट्स पे लाने वगैरह में, उनके लिए आप जो होते हैं कोई 3 चीज़ें आप बताना चाहें उनके लिए, जो उनके लिए बेस्ट रहे उनके प्रिपरेशन में और कॉलेज लाइफ में। ओके, तो पहली लर्निंग तो मेरी ये रहेगी हेमन, लाइक पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि हमें एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत है। कि फॉर एग्जांपल किसी ने हमें आके कुछ बोला तो हम बहुत जल्दी चीज़ों को मान लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, हम उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते, राइट। तो हमें ये क्वेश्चनिंग की एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपको किसी ने आके बोला, फर्स्ट ईयर में इंटरव्यू, किसी ने आपको आके बोला कि अगर कोडिंग नहीं करी तो अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा, तो आप पूछो उससे कि अच्छा प्लेसमेंट मतलब क्या, अच्छे प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन। किसी टियर 3 कॉलेज वाले बच्चे के लिए अच्छा प्लेसमेंट 5-6 लाख भी हो सकता है, किसी IIT वाले बच्चे के लिए अच्छा प्लेसमेंट 24 लाख भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो अच्छे प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन। तो ये जैसे मैंने क्वेश्चन करा ना इस चीज़ को, तो हमें ऐसी चीज़ों को क्वेश्चन करना है। जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे चीज़ों को, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने कुछ क्वेश्चन करा बट हमारे पास आंसर ही नहीं है। कि लेट से मैंने क्वेश्चन करा कि मैं MBA करूँ या MTech करूँ, अब मेरे पास आंसर ही नहीं है, तो फिर उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं। बट अगर हमने क्वेश्चन ही नहीं करा, किसी ने हमें बोल दिया कि यार MBA कर लो अच्छा रहता है, या MTech कर लो उसमें अच्छा पैकेज है, और हम बस चले गए करने, तो फिर वहाँ लॉन्ग टर्म में आप खुश रहोगे नहीं रहोगे, कितना सक्सेसफुल होगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो नंबर 1 थिंग जो डेवलप करनी चाहिए वो है क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। कि किसी ने आपको कुछ बोला है, आप क्वेश्चन करो। आप खुद कुछ अगर सोचते हो, आप क्वेश्चन करो। आप अपने खुद के बिलीव्स को क्वेश्चन करो। हो सकता है आपको लगता हो कि यार ये चीज़ करनी गलत है या ये चीज़ करनी सही है, आप उसको क्वेश्चन करो कि अच्छा क्यों गलत है, क्यों सही है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सही होंगी, किसी और पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में गलत होंगी। छोटा सा अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो आपके किसी फ्रेंड का नाम बताओ हेमंत। आदित्य, ठीक है। अब मैं आपको आगे बोलता हूँ कि आदित्य ने किसी थर्ड पर्सन को मार दिया, गोली से मार दिया, गन से। तो अब ये सही चीज है या गलत चीज है? सुनने में तो लग रहा है कि गलत है, मर्डर कर दिया, राइट। बट अगर मैं एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोलूं कि जिसको आदित्य ने मारा वो बॉर्डर के उस साइड था, वो पाकिस्तान का था, तो वहां पर शायद ये चीज वैलिड है, वहां पर ही सही चीज है ना? yes, तो हमने कॉन्टेक्स्ट बदला तो अच्छे बुरे की डेफिनेशन बदल गई हमारी, है ना? तो ये चीज कैसे पता चली हमें? क्वेश्चनिंग से। तो क्वेश्चनिंग हम जितने अच्छे से करेंगे, हमारे बिलीव्स को, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उस चीज को, उतनी क्लैरिटी आएगी और उतने ही सही डायरेक्शन में हम लोग चलते रहेंगे। ये पहली चीज। दूसरी चीज, हमें हेल्थ पे बहुत फोकस करना है। जनरली क्या होता है, 11th-12th के टाइम तो बहुत ज्यादा होता है कि बच्चे 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हेल्थ पे फोकस ही नहीं है। मतलब दिमाग में ही नहीं है कि हेल्थ भी कुछ होता है। फिजिकल एक्टिविटी तो दूर दूर तक नहीं है, दिन भर एक ही टेबल, एक ही चेयर पे बैठ के 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। उससे हमें उस टाइम वही पढ़ते जाना है। उससे हमें उस टाइम तो ऐसा कुछ फील नहीं होता कि कुछ नुकसान हो रहा है, बट बॉडी के लेवल पे तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि हमारी बॉडीज बनी है चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, बैठने के लिए नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी इफेक्ट हो रही होती है और लॉन्ग टर्म में हमें उसका नुकसान होता है। बहुत बार अगर बच्चे ये बोलते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ बट मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, शायद उसका एक रीज़न हो सकता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हो। तो आप एक्टिविटी कम करते हो तो कुछ पर्टिकुलर हॉर्मोन्स हैं वो कम रिलीज हो रहे हैं और उसके कारण आपको चीज़ें याद नहीं रह रही। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरा सर दर्द होने लग जाता है बिना कुछ करे, या फिर जो भी ऐसे एबनॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं सबका सॉल्यूशन फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 11th-12th में भी हो, कॉलेज में हो, कितना ही बिजी शेड्यूल है आपका, एटलीस्ट आधा घंटा निकाल करके कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। घर के बाहर निकलना है, खुली हवा में, धूप में, चाहे आप आधे घंटे वॉक ही क्यों ना करो, बट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। नेचर के पास हो, नेचर नहीं भी तो आप खुली हवा में एटलीस्ट बाहर हो, आप कुछ नहीं तो छत पे चल जाओ, बट कुछ ना कुछ आपको आउटडोर जा करके करना है। ये मेरा दूसरा एडवाइस रहेगा। और तीसरा एडवाइस मेरा रहेगा कि आपके आसपास जो लोग हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपको उनसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहना है। क्योंकि 90% प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना, वो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं जब आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बात कर सकते हो उसके बारे में, और वो आप उससे अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। जितने भी सुसाइड्स होते हैं, अगर आप देखोगे, मेंटली स्ट्रेस जो भी हो, बिल्कुल वो अपने फैमिली मेंबर से, फ्रेंड्स से डिस्कस जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो जितने भी सुसाइड केसेस होते हैं, 90% का रीजन ये रहता है कि उन लोगों के पास कोई था ही नहीं जिससे वो डिस्कस कर पाए।
या अगर कोई था भी सही सही तो बात। कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ बात करके उनको फील हो कि यार ये बंदा मुझे समझता है, ये मेरी केयर करता है। तो आपको अच्छे से अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, सबको आप थोड़ा थोड़ा टाइम दो। आप उनसे जब बात करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। और जब भी अगर कोई ऐसी डिफिकल्ट टफ सिचुएशन आएगी तो वो आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट फैक्टर रहेगा आपके पीछे। तो ये 3 एडवाइस हैं। नंबर 1, क्वेश्चनिंग करनी है आपको हर चीज़ को, और रूडली क्वेश्चनिंग नहीं करनी, आपको क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन करना है, कि उत्सुकता से पूछना है Curiosity आपको। से। नंबर 1 क्वेश्चनिंग करनी है। नंबर 2 हेल्थ पे फोकस करना है। कुछ भी आप एक एक्टिविटी ले लो जो आप आउटडोर्स में जाके करो। और नंबर 3 आपके जितने रिलेशंस हैं, वो फैमिली के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, और कोई हो सकता है, उन सबको आपको मेंटेन करना है। तो ये 3 चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत थैंक्स भैया, आपने अपना काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के ये तो हमारे पॉडकास्ट पर आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कोई कोई दिक्कत नहीं यार हेमंत, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और जैसे तुमने बताया अभी स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कैंपस के बाहर तुमने एक रूम ले रखा है जहाँ पे सेटअप वगैरह है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। दैट शोज द अमाउंट ऑफ सीरियसनेस एंड सिंसेरिटी दैट यू हैव। तो अगेन बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो, करते रहो। मेरी और कोई हेल्प चाहिए हो इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली बताना। बाकी इट वॉज अ प्लेजर टू कम ऑन योर पॉडकास्ट।